लीजिएगा कि फिर सर उसामा की भी जो पास पेपर वाली क्लास है फिर उसको हम इसी रूम में कवर कर लेते हैं, क्योंकि पास पेपर में क्या होता है कि वो स्क्रीन बेस ज़रा ज़्यादा होता है। तो हमने ऐसी क्लास में प्लान किया था कि जहाँ रोस्टम और स्क्रीन करीब थे, तो थोड़ी देर के लिए रोस्टम को इधर ले आएंगे ताकि जो है ना वो स्क्रीन रोस्टम दोनों चीज़ें करीब हो जाएँ। इसी कमरे को प्लान कर लेंगे। तो ऑडिट किसे कहते हैं? जांच पड़ताल को चेक करने को ऑडिट कहते हैं। किसी भी चीज़ को चेक करना ऑडिट कहलाता है। जब हम अपने पेपर में ऑडिट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द थिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने को हम ऑडिट कहते हैं, जबकि सादा ज़बान में ऑडिट कहते हैं किसी भी चीज़ को चेक करना। फॉर एग्जांपल क्लास से पहले इस क्लास को आके लोग देखते, इसके अरेंजमेंट देखते और फिर हमें बताते कि क्या इस क्लासरूम में ये वाली क्लास हो सकती है या नहीं। इस चीज़ को भी ऑडिट कहते हैं। आई के अपने सेशन स्टार्ट होने से पहले हमारा बहुत ज़्यादा ऑडिट किया ये देखने के लिए कि क्या वो हमें सर्टिफिकेट देगा या नहीं देगा, क्या वो हमें RAET डिक्लेयर करेगा या नहीं करेगा, क्या हम इस काबिल हैं कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। इसी तरह से हैंड्स ऑन कोर्सेज़ के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो इन तमाम जगह पे जब एक बाहर से एक बंदा आके एक इदारे की इन्वेस्टिगेशन करता है, चेक करता है और चेक करने के बाद वो अंदाज़ा लगाता है कि ये लोग एक ख़ास बेंचमार्क पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, तो इस चीज़ को हम ऑडिट कहते हैं। तो सादा ज़बान में ऑडिट का ये मतलब है। लेकिन जब हम अपनी ऑफिशियल ज़बान में ऑडिट की बात करते हैं तो हमारे ऑफिशियल जो स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज है इसमें हम कहते हैं कि ऑडिट बेसिकली एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। एक ऑडिटर को ये ओपिनियन बनाने में मदद देता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और ट्रू एंड फेयर व्यू किसके हिसाब से दे रहे हैं? किसी फ्रेमवर्क के हिसाब से। यानी अगर मैं फाइनेंशियल उठा के देखूं और मुझे बड़े साफ सुथरे नजर आए तो मैं कहूँ बड़े फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। हो सकता है किसी और बंदे की नज़दीक जो फेयर है उसकी डेफिनेशन फ़र्क हो सकता है मैं कहूँ जी आज कमरे में बहुत अच्छी क्लास हुई, मेरे नज़दीक क्लास में अगर मैंने अच्छा पढ़ाया और बच्चों ने अच्छा समझा तो ये अच्छी क्लास है। हो सकता है ख़वातीन में से कोई कहे आज बड़ी अजीब सी क्लास थी, दीवार पर तो वो सेम आया हुआ था और जो है ना बड़ा अजीब सा वो था। हो सकता है आप में से कोई कहे कि जी बेंच जो है वो अनकंफर्टेबल थे। तो आपका फ्रेमवर्क मेरा फ्रेमवर्क फ़र्क हो सकता है। मेरे नज़दीक अच्छी क्लास उसे कहेंगे जिसमें कंटेंट अच्छा डिलीवर हुआ, तो ख़वातीन के नज़दीक अच्छी क्लास वो होगी जिसमें डिसेंसी ओवरऑल नज़र आ रही थी क्लास में। आप में से कुछ लोगों के नज़दीक अच्छी क्लास वो थी जिसमें आप आराम से बैठ के बीच में झोंका ले लेते थे कभी कभी और फिर दोबारा से एक्टिव हो जाते थे। तो ये अच्छी क्लास हुई या नहीं हुई इसको मेरी नज़र से देखें तो कुछ और जवाब होगा, आपकी नज़र से देखेंगे तो कुछ और जवाब होगा। सेम गोज़ विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक बंदा देखेगा उसे ठीक लगेगा, दूसरा बंदा देखेगा उसे ठीक नहीं लगेगा। इसका मतलब है देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड्स। अगर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चीज़ बनी हुई हो तो फॉर एग्जांपल इस क्लास के बारे में आपने ओपिनियन देनी हो कि क्लास अच्छी हुई या नहीं हुई। इससे पहले कि आप कुछ बोले मैं कहूँ 1 मिनट, आपने इस क्लास के बारे में ओपिनियन देनी है ICAP के डेवलप किए हुए फ्रेमवर्क के मुताबिक। आप कहेंगे वो क्या है? फ्रेमवर्क में लिखा होगा जी टीचर अच्छा हो, आपने टिक लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल टिक लगा दिया आपने। टीचर का लहजा समझ आ रहा हो, टिक लगा दिया। सब्जेक्ट पे ग्रिप हो, टिक लगा दिया। हमें समझ आ रहा हो, टिक लगा दिया। हम इस काबिल हो गए कि हम खुद से सोच पा रहे हैं, टिक लगा दिया। ठीक है, हाँ, तो वो तो अपने ऊपर क्रॉस लगाना ना कि हम नहीं कर पा रहे। तो 5 चीज़ें थी, आपने पांचों पे टिक लगा दिया। अब आप बाउंड हो गए, आप ये बात ही नहीं कर सकते कि क्लास हसीन थी या नहीं थी, क्लास में पंखे चल रहे थे या नहीं चल रहे थे, क्लास में AC कूलिंग कर रहा था या नहीं कर रहा था। क्यों? आपका फ्रेमवर्क क्या है? तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ कैसी क्लास हुई, आप कहें दिल तो मेरा बड़ा कुछ है बताने का, लेकिन फ्रेमवर्क जो है ना उसके मुताबिक क्लास सही हुई। यही ऑडिटर के साथ भी होता है। ऑडिटर फाइनेंशियल्स को अपनी जजमेंट पे नहीं देखता, सिर्फ फाइनेंशियल्स को उठा के किसी फ्रेमवर्क के साथ मैच करता है, किसी रूल्स के साथ मैच करता है, और रूल्स के साथ मैच करने के बाद बताता है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने हुए हैं या नहीं बने हुए। तो जब हम ओवरऑल ऑडिट की बात करते हैं तो सादा डेफिनेशन तो हो गई ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ एंटिटी बाय ऑडिटर। लेकिन ज़्यादा गहराई में जाएँ तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिट का ये है कि एक ऑडिटर एक ओपिनियन देने तक पहुँच सके। क्या ओपिनियन? कि वेदर और नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हुए हैं या नहीं बने हुए। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या जो भी इनके ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क था, जो भी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड थे उसके मुताबिक सही बना या नहीं बना। तो किताब शुरू के 2-3 सफ़े में ना कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करती है। किताब आपको बताती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं। किसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स?
उन 5 स्टेटमेंट्स को जो आपने पढ़ी हुई हैं। ओरिजिनल स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि किसी भी इदारे में जो जो स्टेटमेंट्स मिला के फाइनेंशियल्स कहलाती हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हमारे अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क ने, हमारे स्टैंडर्ड्स ने हमें गाइड किया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं, उन 5 चीज़ों को, कंप्रीहेंसिव इनकम, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लोज, चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स, जिसमें सिग्निफिकेंट पॉलिसीज और चेंजेस वगैरह का जिक्र है। देन इन सारी चीज़ों को फ्रेमवर्क के मुताबिक चेक करना है। सवाल ये कि फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क कैसे कहेंगे, क्राइटेरिया को, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उन चीज़ों को हम कहेंगे फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने होने चाहिए। ये कहाँ से आता है फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी बॉडी बताएगी। हो सकता है मुल्क में हमें कंपनी लॉ SECP बताए कि भाई पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनियां फलाना स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी, फलाना कंपनियां इस तरह के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी। तो फ्रेमवर्क या तो आपको लॉ बताता है, या अगर लॉ ना बताए तो फिर सिचुएशन के हिसाब से आपकी एंटिटी को जो सूट करता है वो आप उसको चूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ्रेमवर्क के मुताबिक परखा जाए और फिर एक ओपिनियन दिया जाए। क्या दिया जाए, ओपिनियन। एक भाई साहब आ रहे हैं, बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एंड पे क्या दे रहे हैं, ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब क्या होता है, राय। यानी कि एक बंदा आके आपसे 25 लाख रुपए ले गया और उसने आपके सारे इदारे को अच्छी तरह से चेक किया और एंड पे आपको क्या दिया, ओपिनियन। तो आप तड़प जाएंगे, आप कहेंगे भाई तुम ओपिनियन क्यों दे रहे हो, तुम तो कंक्लूजन दो, तुम तो हतमी बात करो, तुम तो ये कहो। मैं 100% यकीन से कहता हूँ कि अब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मसला नहीं। ये बंदा जो आ रहा है ये ओपिनियन क्यों दे रहा है, फाइनल हतमी जवाब क्यों नहीं दे रहा, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। हम कहीं पे भी 100% आपको तसल्ली नहीं दे सकते, 100% एश्योरेंस नहीं दी जा सकती। ऑडिटर जितना मर्जी काम कर ले वो देता है रीजनेबल एश्योरेंस। जब ये सारी बातें करते हैं तो इसके लिए हम चैप्टर के एंड के करीब जाते हैं। तो चैप्टर के एंड के करीब उन्होंने कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस का जिक्र किया होता है। ऑडिटर बावजूद शदीद कोशिश के सही 100% ओपिनियन नहीं दे पाता। क्यों? चूँकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वालों ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 12 महीने तक बनाए होते हैं। मैंने किए 12 महीने तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने बनाए होते हैं और उन 12 महीने के अंदर उनके शायद 200 अकाउंटेंट्स ने वो फाइनेंशियल्स बनाए होते हैं। ये 5 बंदों की टीम 12 महीने का 200 बंदों का काम वेरीफाई कर ही नहीं सकते। तो डाटा इतना ज़्यादा होता है और आपके पास टाइम इतना कम होता है और रिसोर्स इतने कम होते हैं कि आप 100% की तरफ नहीं जा सकते। जब आप 100% की तरफ नहीं जाते तो क्या करते हैं, आप सैम्पलिंग पे काम करते हैं। तो सैम्पलिंग की बेस पे आप कभी भी 100% राय कायम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर दूसरा, जिनका ऑडिट होना होता है उन्होंने भी फनकारियाँ लगाई होती हैं, वो भी चालाकियाँ कर रहे होते हैं, वो भी कोशिश कर रहे होते हैं ऑडिटर को डॉज देने की। वो भी चाह रहे होते हैं कि जहाँ फ्रॉड हुआ है वहाँ उसको बड़े अच्छे तरीके से छुपा दें ताकि ऑडिटर वहाँ तक पहुँच ना सके। फिर ऑडिट की कॉस्ट एक खास लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा खर्चा लगेगा, क्योंकि ऑडिटर पर आवर बेस पे बिलिंग कर रहा होता है। जितने आवर्स काम किया होता है उतने पैसे मांग रहा होता है। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसका खर्चा हो गया तो भी ये अच्छा नहीं है। तो ऑडिटर के पास बजट भी लिमिटेड सा है, ऑडिटर काम भी सैंपल पे करता है, ऑडिटर जिन चीज़ों को देख रहा है वो उसके अंदर भी गड़बड़ हो सकती है। फिर उनके कंट्रोल्स परफेक्ट होते हैं क्या? क्लाइंट के कंट्रोल्स भी परफेक्ट नहीं होते। जितना मर्जी अच्छा सिस्टम हो, उनके अपने सिस्टम में एरर फ्रॉड के मार्जिन मौजूद हैं। फिर जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप चेक कर रहे हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अक्सर आइटम तो खुद एस्टीमेट है। मैनेजमेंट कहती है हमें लगता है कि 5% बैड डेट्स हो जाएंगे। क्या कंफर्म है कि 5% बैड डेट्स होंगे? कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब वो खुद श्योर नहीं है तो मैं कैसे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100% श्योर हो सकता हूँ? जब उन्हें खुद श्योर नहीं है कि इस एसी की यूजफुल लाइफ 20 साल है या 19 साल है। तो फाइनेंशियल्स में बहुत सारे ऐसे एस्टीमेट होते हैं जिनकी सर्टेनिटी का फ्यूचर से पहले तो पता ही नहीं लगता। तो ऑडिटर बावजूद शदीद कोशिश के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दे सकता है लेकिन फाइनल हतमी चीज़ नहीं बता सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। वो फिर देता है रीजनेबल एश्योरेंस, वो देता है मुनासिब एश्योरेंस। फिर एक प्रॉब्लम ये है कि आपको मिलने वाला जो एविडेंस है वो ज़्यादातर परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। कंक्लूसिव कहते हैं कि ऐसे एविडेंस को जो आपको एक फाइनल बात बता दे, और परसुएसिव जो कायल कर रहा है, आपको परसुएट कर रहा है कि ये ऐसा हुआ होगा। भाई आपने एक रसीद देखी, उस पर लिखा हुआ है 13 मई को 7 लाख रुपए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिए। तो रसीद आप देख रहे हैं जुलाई में ये रसीद देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा कि इतनी जुलाई को, इतने मई को इस बंदे ने इस बंदे को इतने पैसे
दिए होंगे। तो ये कागज़ कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, आप उस दिन मौजूद नहीं थे, आपकी आंखों के सामने ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो ये क्या है, परसुएसिव। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जी ऑडिट करने के बाद क्या परफेक्टली हमें समझ आ जाता है सारे मसलों का, आप कहेंगे नहीं। ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, परफेक्ट एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। वो आपसे पूछेगा ऐसा क्यों है, आप कहेंगे भाई इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस को समझते हैं तो हमारे पास एश्योरेंस के लेवल भी हमें समझ आ जाते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब ये बात हमें समझ आ गई कि एश्योरेंस क्या है और इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या हैं, तो सवाल ये है कि ऑडिट के फ़ायदे क्या हैं, क्यों करवाया जा रहा है ऑडिट। अगर एक ऑडिटर आ रहा है और एक बने बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके दुनिया को बता रहा है अच्छे बने हुए हैं, तो भाई जिन्होंने बनाया उनको तो पता है अच्छे बने हुए हैं, जिन्होंने बनवाए हैं उनकी नज़र से गुजरे हैं तो वो भी मानते हैं कि अच्छे हैं। तो ये ऑडिटर किन लोगों को तसल्ली दे रहा है? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वो जो घर बैठे हुए वो अकाउंट्स देखते हैं और अपने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं उस कंपनी के ऊपर। अगर अकाउंट्स में झूठ लिखा हुआ होगा तो उनका पैसा डूब जाएगा। तो ऐसे में अकाउंट्स पे इन्वेस्ट करने से पहले उनको तसल्ली चाहिए होती है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की तसल्ली चाहिए होती है, किसी सीनियर बंदे की जिसने इंडिपेंडेंटली उन अकाउंट्स को आके देखा हो और उसके बाद उसने बताया हो कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। ये बात समझ आई? तो अगर आपसे ऑडिट के फ़ायदे पूछे जाएँ तो आपने यूज़र्स को जो जो फ़ायदे हो रहे हैं वो बता दे रहे हैं। यूज़र्स को ट्रस्ट आ जाता है, फाइनेंशियल ज़्यादा क्रेडिबल हो जाती हैं, गवर्नमेंट को भरोसा हो जाता है, जो लेंडर्स हैं वो इजी हो जाते हैं कि हम जिस इदारे को लोन दे रहे हैं वो इदारा फाइनेंशियली सही है। कंपनी की टॉप मैनेजमेंट को तसल्ली हो जाती है कि कंपनी अच्छे तरीके से चल रही है। अगर ऑडिटर मिनिमम एरर और फ्रॉड आइडेंटिफाई करके गया तो ओनर्स को भी समझ आता है कि इसका मतलब हमारी कंपनी अच्छे तरीके से चल रही है, कि ऑडिटर को इतनी कोशिश के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। ऑडिट की नीड इसीलिए होती है कि जो असल कंपनी के मालिक हैं या जो कंपनी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वो तो अपने घरों में बैठे हुए हैं। कंपनी चला रही है एक मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो कंपनी चला रही है वही अकाउंट्स बना रही है, तो वो अकाउंट्स में क्या करेंगे, वो गड़बड़ करेंगे, वो वही चीज़ें दिखाएंगे जिससे वो ओनर्स को गुमराह कर सकें। तो ऑडिटर ओनर्स का नुमाइंदा बन के आता है, कंपनी को देखता है और फिर ओनर्स को रिपोर्ट देता है कि आपकी कंपनी सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही। और समटाइम्स सिर्फ ओनर्स ही नहीं होते, अलग अलग यूज़र्स होते हैं। तो ऑडिट बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपको अश्योरेंस मिल जाती है, आपको बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, जिससे आपको समझ आ जाता है कि ऑडिट जो है वो क्यों ज़रूरी था और ऑडिट करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो साथ साथ हमें किताब ने बताए हैं, हम उनका हल्का सा तस्करा करें। एडवांटेजेस क्या हैं? क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, मैनेजमेंट को कंफर्म हो गया कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां अदा की हैं, अपनी लीगल जिम्मेदारियां भी सही से अदा की हैं और अपनी नॉन लीगल यानी कि जो मैनेजमेंट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है वो भी सही से अदा की हैं। इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर हौसला हो जाता है और जब एक ऑडिटर मौजूद होता है तो कंपनी वाले भी सही से काम करते हैं, उन्हें डर होता है कि ऑडिटर मौजूद है। तो ऑडिट के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये चैप्टर का ये पोर्शन जो है ना सिर्फ ऑडिट क्या है और ऑडिट के फ़ायदे और लिमिटेशंस क्या है वो बता रहा होता है। ऑडिट करते हुए आपने ये 3 वर्ड्स का जिक्र आता है। ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही भी हो, अंडरस्टैंडेबल भी हो। ट्रू का मतलब है सच्चे, फेयर का मतलब है सुथरे। अकाउंट्स में ट्रुथ भी होना चाहिए और फेयरनेस भी होनी चाहिए, अकाउंट्स में एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और अकाउंट्स पढ़ के अंडरस्टैंडेबल भी होने चाहिए। तो अगर ट्रुथ भी है और अकाउंट्स अंडरस्टैंडेबल भी हैं तो हम कहेंगे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। देन मटीरियलिटी, ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो मटीरियलिटी को जहन में रखेगा। अकाउंट्स बनाने वालों ने अकाउंट्स बनाते हुए मटीरियलिटी को जहन में रखा होगा, तो ऑडिटर भी जब अकाउंट्स के ऊपर ऑडिट कर रहा होगा तो वो इमैटेरियल चीज़ों पे ज़्यादा परेशान नहीं होगा और मटीरियल चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा काम करेगा। तो ऑडिट के अंदर हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि मटीरियलिटी ऑडिटर ने देखनी है और जो चीज़ जितनी मटीरियल होगी ऑडिटर उसके ऊपर उस तरह से काम करेगा। देन स्टीवर्डशिप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो किताब ने बताने की कोशिश की कि कंपनी को चलाने वाले कंपनी के स्टीवर्ड्स हैं, कंपनी की भागदौड़ उनके हाथ में है। ऑडिट होने से ये फ़ायदा होता है कि सबको पता लग जाता है कि कंपनी के स्टीवर्ड्स अपना काम सही कर रहे हैं। कंपनी के स्टीवर्ड एजेंट हैं कंपनी को बेस्ट इंटरेस्ट में चलाना है उन्होंने, तो ऑडिट होने से ही हमें पता लग जाता है कि कंपनी बेस्ट इंटरेस्ट में सही तरीके से चल पा रही है। तो यहाँ तक हमारी ओवरऑल डिस्कशन है कि ऑडिट किसे कहते हैं, ऑडिट के फ़ायदे लिमिटेशंस क्या हैं और ये चंद टिपिकल वर्ड्स इनके क्या मतलब है। यहाँ अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए। जी जी, अब अगेन जब एक फर्म ऑडिट करने जा रही होगी तो फीस तो उन्हीं को चार्ज करेगी, तो ये तो गड़बड़ हो गई। असल में ऑडिट हो रहा है एक एंटिटी का,
एंटिटी में मैनेजमेंट है, दरमियान की लेयर जो काम कर रहे हैं। ये एंटिटी के जो मालिक हैं वो तो घर बैठे हुए हैं, वो एजीएम पे आएंगे और एजीएम पे देखेंगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं। तो ऑडिटर की फीस टेक्निकली उनकी जेबों से जानी है, ओनर्स की जेब से। तो ओनर को इस चीज़ पे परेशानी नहीं है। हाँ, अगर ये होता है कि एक मैनेजर हमें हायर करता और कहता मेरा ऑडिट करो और वही हमें पैसे दे रहा होता तो फिर गड़बड़ हो जाती। लेकिन स्टिल अगर एक ही कंपनी से पैसे लेने और उसी कंपनी को ऑडिट करना है तो इंडिपेंडेंस बहुत अच्छी नहीं होती, फिर बहुत सारे थ्रेट आना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा वो फेमिलियर होते हैं, कई दफ़ा आपका वहाँ कोई इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 13 होगा वहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो थ्रेट क्या हैं और वो चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। अश्योरेंस। अश्योरेंस किसे कहते हैं? लेक्चर के स्टार्ट में जिसको मैंने ऑडिट कहा था, प्रोफेशनल ज़बान में उसको अश्योरेंस कहते हैं। आम आदमी कह देते हैं जी फलाना इदारे का ऑडिट हो रहा है, फलाना चीज़ का ऑडिट हो रहा है, हमारी दुकान का ऑडिट हो रहा है, आईएसओ का ऑडिट हो रहा है, फलाना चीज़ का ऑडिट हो रहा है। तो आम लोग ऑडिट कहते हैं किसी भी जांच पड़ताल को। लेकिन अब आप आम लोग नहीं रहे, आप खास लोग हो गए हैं, अब आप स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं। तो आप ऑडिट सिर्फ एक ही चीज़ को कहेंगे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ्रेमवर्क के मुताबिक कोई चेक करेगा तो ये हरकत क्या कहलाएगी? ये ऑडिट कहलाएगी। तो फिर अश्योरेंस किसे कहेंगे? अश्योरेंस उसको कहेंगे जिसको आम आदमी ऑडिट कहता है, किसी भी किस्म की तसल्ली। तो अश्योरेंस का मतलब होगा जब भी कोई शख्स किसी चीज़ को चेक करके बताएगा कि ये चीज़ ठीक है या नहीं, तो ये कहलाएगी अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब है कॉन्फिडेंस। अश्योरेंस की दो किस्में हैं, रीजनेबल और लिमिटेड। एक तीसरी किस्म है जिसको हम लिखते हुए भी यहाँ पे गुनाह समझ रहे हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस मना है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दी जा सकती। तो आप कौन सी अश्योरेंस दे सकते हैं? रीजनेबल और मॉडरेट। रीजनेबल अश्योरेंस बेसिकली क्या है? एक हाई अश्योरेंस लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। एक ऑडिटर की 5, 6, 7, 8, 10 बंदों की टीम आई, 3, साढ़े 3 महीने क्लाइंट पे रहे, बहुत सारी चीज़ें सैंपल पे देखी, बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, बहुत सारे तरीके से ऑडिट किया और ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट दे दी। अब इन्होंने बहुत मेहनत से जांफिशानी से काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे 100% एश्योरेंस दे दो। एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देंगे। कौन सी एश्योरेंस देंगे? हाई एश्योरेंस देंगे। जो हाई एश्योरेंस है और एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन अच्छी एश्योरेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? Reasonable. A high but not absolute level of assurance provided by practitioner conclusion expressed in positive form. Positive form में कहता है मेरे ख्याल में financial statements are giving true and fair view. तो ये positive assurance को हम reasonable assurance कहते हैं। ये high होती है, absolute के करीब होती है लेकिन absolute नहीं होती। फिर एक दूसरी तरह की assurance होती है, उसको हम कहते हैं limited assurance. लिमिटेड एश्योरेंस तब है कि जब आपको कोई बुलाए और आपसे कहे कम टाइम है लेकिन आपने मोटी मोटी तसल्ली दे देनी है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे कहता हूँ कि एक कंपनी ने अपने हेड ऑफिस को अपने अकाउंट्स भेजने हैं। हेड ऑफिस ने कहा अपने अकाउंट जल्दी से हमें भेजो। 3 दिन का टाइम दिया उन्होंने। ये फ़ौरन से गई एक ऑडिट फर्म के पास, उसको कहा हमने अकाउंट्स बनाए हुए हैं लेकिन हमें डर है कि हमारे लोगों से हल्के फुल्के एरर शेरर ना हो गए हों, हो सकता है कुछ फ्रॉड वगैरह भी हो। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप बहुत डिटेल में जाएँ, लेकिन कम अज़ कम हमें एक मोटी मोटी एश्योरेंस दे दें। तो शायद वो ऑडिट फर्म 2 दिन के थोड़े से पैसे ले और इन अकाउंट्स को देखिए, पहले चेक कर ले डिस्क्लोजर्स पूरे हैं या नहीं, फिर देख ले कि अपेरेंटली कोई बड़े लेवल का मिसस्टेटमेंट तो नहीं, कोई बड़ा मसला तो नहीं। तो शायद वो ऑडिटर जो है वो चीज़ों को आके देखे और एक थोड़े लेवल की एश्योरेंस दे, सिलेक्टेड चीज़ों को देखे और सिलेक्टेड चीज़ों को देखने के बाद ये ओपिनियन दे के ये ठीक लग रहे हैं। लेकिन अब जब देखा ही उसने सिलेक्टेड चीज़ों को है तो ये ओपिनियन बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो कहे इन माय ओपिनियन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। उसने 2 दिन देखे फाइनेंशियल्स को, कंप्लीटनेस उससे समझ आ गई है, डिस्क्लोजर पूरे हैं, उसने टोटल चेक कर लिए हैं, जितने ओपनिंग बैलेंसेज हैं वो सही नज़र आ रहे हैं। उसने मोटा मोटा मैनेजमेंट से पूछ लिया, हाँ भाई साल में बड़े बड़े मामला कौन से हुए हैं, और सरसरी तौर पे उस पर देख लिया है। तो अब उसने इतना मोटा मोटा ज़रूर देख लिया है कि अगर कोई सामने का एरर होता तो उसे मिल जाता। और इन लोगों की जो हेड ऑफिस को अकाउंट भेज रहे थे, ख्वाहिश भी यही थी कि कोई सामने एरर है तो हमें बता दो। तो फिर क्या होगा? ये उन लोगों को एक लिमिटेड एश्योरेंस दे देगा। ये नहीं कहेगा कि इन माई ओपिनियन थिंग्स आर गुड, ये कहेगा नथिंग हैज़ कम टू माई अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव के फाइनेंशियल्स में मसला है। ये नहीं कहेगा कि फाइनेंशियल्स ठीक हैं, कहेगा मुझे नहीं पता लग सका ऐसी कोई बात जिसकी बेस पे मैं ये कह सकूं कि फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है। तो उसने क्या ये कह दिया कि फाइनेंशियल्स ठीक है? नहीं, उसने कहा मैं ऐसा नहीं जानता जिसकी बेस पे मैं ये कह सकूं कि फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता लगा। तो ना उसने कहा है फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और ना उसने कहा फाइनेंशियल्स बुरे हैं।
उसने कहा मैंने जितना देखा है मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिसकी बेस पे मैं कहूँगा फाइनेंशियल्स गलत नहीं है। तो लिमिटेड एश्योरेंस नेगेटिव वर्ड्स में दी जाती है, मैं नहीं जानता कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, जिसको अगर आप गोल घुमा के तर्जुमा करें तो ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ कि चीज़ें ठीक है, लेकिन असल में उसने ऐसा नहीं कहा। ये जुमले देखिए आराम से दुनिया में घूमना फिरना शुरू कर देता है। कल को कोई मसला नज़र आए और लोग आके कहें तुमने तो रिव्यू किया था, तो कहेगा हाँ मैंने कहा था ना मैं नहीं जानता ऐसा कोई मसला, आप जानते हो, तो यार बड़े अफसोस की बात है। तो कहेगा भाई मैंने जितना देखा था मैंने बता दिया था, मेरे नॉलेज में नहीं आया। और कल को अगर कंपनी की फाइनेंशियल बिल्कुल ठीक रही और कोई आगे उसे कहे देखो उस कंपनी के फाइनेंशियल में कोई मसला नहीं था, कहेगा मैंने भी तो यही कहा था कि मुझे कुछ ऐसा नज़र आया ही नहीं जिसकी बेस पे मैं कह सकूँ कि फाइनेंशियल ठीक नहीं है। तो एक सियासी सा ओपिनियन होता है। तो एब्सोल्यूट, रीजनेबल और लिमिटेड। लिमिटेड का दूसरा नाम है मॉडरेट, मॉडरेट का तीसरा नाम है नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड बाय प्रैक्टिशनर कंक्लूजन एक्सप्रेस्ड इन नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में होती है, ये उन सिचुएशन में नेसेसरी होती है जहां आपको उतना एविडेंस नहीं मिलता कि आप पॉजिटिव तक जा सकें। अल्फाज क्या होते हैं, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट कंपेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हमें ऐसा रिव्यू से सामने नहीं आया जिसकी वजह से हम कह सकें कि फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो 2 दफ़ा नहीं कह देते हैं जिससे बात बन जाती है। स्लैंग लैंग्वेज में अगर मैं समझाना चाहूँ तो ज़रा हम इसको फास्ट वे में समझ सकते हैं। अगर एक शख्स से पूछा जाए कि हाँ भाई तुम्हारे भाई के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तुम्हारा भाई कैसा है। अब वो शख्स अपने भाई के साथ 22 साल से रह रहा है, उसको अपने भाई की सारी बातें पता है, उसको कंफर्म पता है कि मेरे भाई ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला या मेरे भाई में ये फ़ीचर है या उस तरह से फ़ीचर। तो अगर कोई शख्स कहे कि अगर अपने भाई के बारे में ओपिनियन दो, तो शायद ये कहे मैं कसम खा के कहता हूँ ये झूठ नहीं बोलता, शायद वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दे। इवन एब्सोल्यूट एश्योरेंस उधर देना भी इतना आसान नहीं है, हो सकता भाई इसके सामने झूठ ना बोलता हो कि छोटा भाई है, इसके ऊपर गलत इमेज बनेगा। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज कि आप 100% कहते हैं भाई मैं तो कसम से कहता हूँ सब कुछ सही है। फ़र्ज़ करें एक शख्स से उसके बड़े अच्छे दोस्त के बारे में पूछा जाए, ऐसा दोस्त जो 70 to 80% ऑफ द टाइम्स उसके साथ होता है, और कोई पूछे बताओ इस दोस्त के बारे में तुम क्या कहते हो। अब वो कसम तो नहीं खाएगा, लेकिन वो कहेगा कि मेरे ख्याल में ये एक अच्छा आदमी है। चूँकि वो एक हाई लेवल की एश्योरेंस दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा टाइम अपने दोस्त के साथ गुजारता है और उसे पता है कि मेरा दोस्त अच्छा आदमी है, तो लेकिन एब्सोल्यूट कसम नहीं खा सकता। तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं हल्फन कहता हूँ, कहेगा इन माय ओपिनियन मेरा ये दोस्त अच्छा आदमी है। तीसरा लेवल, उस शख्स से किसी ने एक ऐसे बंदे के बारे में पूछा जो उसका दूर का रिश्तेदार है और ज़िंदगी में सिर्फ 2 या 3 दफ़ा उनकी कोई 2-2 घंटे की मुलाकात रही है। किसी ने कहा ज़रा बताओ उसके बारे में क्या ओपिनियन देते हो। उसने कहा मैं जितना कोई उसे मिला हूँ उतनी मुलाकात में मैंने उसमें कोई ख़राबी नहीं देखी। आपने ये नहीं कहा वो अच्छा आदमी है, आपने ये भी नहीं कहा वो बुरा आदमी है, आपने कसम भी नहीं खाई और आपने पॉजिटिव एश्योरेंस भी नहीं दी। आपने कहा मेरी जितनी उससे मुलाकात हुई है मैं नहीं जानता कुछ ऐसा जो मुझे बुरा नज़र आया हो। तो बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेक्शन की गारंटी दे रहे हैं, उससे ज़्यादा की गारंटी नहीं दे रहे। तो ये होती है लिमिटेड एश्योरेंस, जिसमें आप नेगेटिव ओपिनियन के साथ आते हैं। जितना आपको पता होता है आप सिर्फ उस हद तक रहते हैं और उससे ज़्यादा की जिम्मेदारी नहीं लेते। तो ये 3 तरह की एश्योरेंसेज है, एब्सोल्यूट नहीं है, रीज़नेबल और मॉडरेट एश्योरेंस जो हमारे सिलेबस में है। रीज़नेबल एश्योरेंस की हमारे यहाँ जो एग्जाम्पल है और जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ ऑडिट। ऑडिट के अंदर जो एश्योरेंस दी जाती है वो रीज़नेबल है। रिव्यू एक असाइनमेंट है जो चैप्टर 15 के अंदर हल्का सा तस्करा आएगा उसका। रिव्यू के अंदर जो हम एश्योरेंस दे रहे होते हैं वो होती है मॉडरेट या लिमिटेड। यहाँ एक भाई का सवाल लेते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं इंश्योरेंस के कंपोनेंट्स पे। जी, अब लेवल ऑफ एश्योरेंस की बेस क्या है, आप किस वजह से कितनी एश्योरेंस दे सकते हैं। इन्होंने पूछा क्या उसकी बेस टाइम है, मैं कहूँगा इसकी बेस है एविडेंस। जहाँ आपके पास 100% एविडेंस है आप एब्सोल्यूट की तरफ जा सकते हैं और 100% एविडेंस कभी भी नहीं होता। जहाँ आपके पास मैक्सिमम एविडेंस है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है, वहाँ आप बेहतर ओपिनियन दे देते हैं। और जहाँ आप एविडेंस बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सके तो जितना एविडेंस होता है लिमिटेड सा, उसकी बेस पर आप ओपिनियन दे देते हैं लिमिटेड से। अगर रिव्यू में हमें अच्छे एविडेंस मिले, रिव्यू में अच्छे एविडेंस मिल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है और ना हम उतने प्रोसीजर लगा रहे हैं। तो जब हमने वो प्रोसीजर ही नहीं लगाया तो हमें एविडेंस ही नहीं मिला। तो रिव्यू में हमारे पास टाइम ही कम होता है, तो इसलिए हम ऑडिट जितने डिटेल प्रोसीजर्स नहीं लगाते, हम मोटे मोटे प्रोसीजर्स लगाते हैं जिसमें मेनली इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं।
ये हम आगे चलेंगे तो इसके ऊपर बात होगी। जी वैसे तो आखिरी सवाल था, लेकिन एक और आखिरी सवाल। जी इंटरनल ऑडिटर क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस कोई भी नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। इंटरनल ऑडिटर ने सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन इंटरनल ऑडिटर से भी डायरेक्टर ने कुछ छुपा के रखा, तो वो कैसे 100% एश्योरेंस दे सकता है? और अकाउंट्स, क्या इंटरनल ऑडिटर इस एसी को बहुत से गौर से देखने के बाद बता सकता है कि ये पूरे 20 साल चलेगा? हो सकता है 19 साल चले, हो सकता है 10 साल चले, हो सकता है 4 साल बाद ही एक नया इस तरह का एसी आ जाए कि लोग इस तरह के एसी को उठा के कबाड़ में फेंक दें। बात समझ आ रही है? तो जब इंटरनल ऑडिटर के कब्जे में इतना सही बात नहीं है, तो पूरे फाइनेंशियल्स में तो इतनी सारे एस्टीमेट्स हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनेंशियल में एस्टीमेट होते हैं और एस्टीमेट के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो जब एस्टीमेट पे किसी का कंट्रोल नहीं है, तो कैसे कोई उसके ऊपर बहुत अच्छी ओपिनियन दे सकता है? क्लियर? एक स्टेप आगे चलाते हैं। अब अश्योरेंस किसे कहते हैं? अश्योरेंस कहते हैं तसल्ली देने को। अश्योरेंस के कितने कंपोनेंट है? अश्योरेंस किसी भी चीज़ की तसल्ली, इस कमरे में क्लास हो सकती है नहीं, इसकी तसल्ली। हम आईकैप में रजिस्टर हो सकते हैं या नहीं, इस चीज़ की तसल्ली। हम हैंड्स ऑन कोर्स करा सकते हैं या नहीं, इसकी तसल्ली। जब कोविड हुआ तो कोविड के बाद कॉलेजेस ओपन होने लगे, तो गवर्नमेंट ने कहा पहले हमें तसल्ली दो कि आप लोग कोविड कंप्लाइंट हो। तो ये सारी ही तो अश्योरेंसेज हैं। हर अश्योरेंस में 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो 3 लोग होते हैं। नंबर 1 वो सर्विस प्रोवाइडर जो आगे चेक करता है कि क्या ये लोग सही काम कर रहे हैं। नंबर 2 वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो उस काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। नंबर 3 इंटेंडेड यूज़र्स। अगर हमारे केस में बात करें, हमारा कॉलेज बच्चों को पढ़ाने के लिए सही है या नहीं है, तो ऐसे में आईकैप के नुमाइंदे जिन्होंने आके चेक किया वो प्रैक्टिशनर हैं। हम जिनका कॉलेज है, मैनेजमेंट वगैरह हो गए, और वो बच्चे जिन्होंने पढ़ना है, जिनको आईकैप ने तसल्ली देनी है कि हाँ भाई परेशान मत हो, ये एक रजिस्टर्ड कॉलेज है और ये हमने देखा हुआ है, हमारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो ये 3 तरह की। कोविड के केस में भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा चेक करने आया, प्रैक्टिशनर। कॉलेज वाले जो चाहते थे कि उनका कॉलेज खुले, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और इंटेंडेड यूज़र्स वो बच्चे या उनके वालिदैन जो घबराए हुए थे कि क्या हम कोविड के ख़त्म होने के बाद अपने बच्चे को कॉलेज भेजें या ना भेजें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर प्रैक्टिशनर हो गया, मैनेजमेंट वाले रिस्पॉन्सिबल पार्टी बन गए, और इंटेंडेड यूज़र्स कौन है? शेयर होल्डर्स यूजर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, एक मुद्दा होना चाहिए जिसके ऊपर एश्योरेंस दी जाए। मुद्दा क्या है कि क्या हम आईकैप के मुताबिक सही हैं? मुद्दा ये है कि क्या कोविड कंप्लाइंट हैं? मुद्दा ये है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये अच्छे हैं या नहीं है? तो देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट मैटर, कोई ना कोई ऐसा मामला हो जिसकी तहकीकात हो रही हो। देन एक सूटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए, उस मामले को कंपेयर करने के कुछ रूल्स होने चाहिए। हम कोविड के बाद क्लासें करा सकते हैं नहीं करा सकते, हो सकता है कागज़ पे 10 रूल्स लिखे हुए हों, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, सैनिटाइजर्स लगे हुए होने चाहिए, इस तरह से हो, उस तरह से हो। आपने देखा कि कोविड के बाद कॉलेजेस ओपन हुए तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे SOPs को फॉलो करते थे। फिर वन फाइन गुड डे उन्होंने कहा कि अब SOPs की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को हम लेके चल सकते हैं। तो इसका मतलब है वो जो SOPs थे वो क्राइटेरिया ही तो था। हम लोग आईकैप के रजिस्टर्ड इदारे के तौर पे ट्यूशन सर्विस दे सकते हैं नहीं दे सकते? आईकैप ने एक चेकलिस्ट बनाई हुई थी कि लैब होनी चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए, इतने टीचर्स होने चाहिए। वो अपनी चेकलिस्ट को टिक करते गए और उन्होंने हमें फिर लाइसेंस दे दिया। तो सूटेबल क्राइटेरिया इज़ द थिंग जिससे हम सब्जेक्ट मैटर को मैच करते हैं। जब सूटेबल क्राइटेरिया से सब्जेक्ट मैटर को मैच करते हैं, फिर मिलता है हमें एविडेंस, जिससे हमें पता लगता है कि ये चीज़ सही है या गलत, और फाइनली फिर दी जाती है अश्योरेंस रिपोर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल बताया जाता है कि चीज़ें सही है या नहीं। अगर मैं ऑडिट की बात करूं तो ऑडिट में ऑडिटर, मैनेजमेंट, यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सूटेबल क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एविडेंस, ऑडिट एविडेंस, और एंड पे दी जाती है ऑडिट रिपोर्ट। तो आईकैप वाले केस में भी वो पार्टीज़ भी मौजूद थी, सब्जेक्ट मैटर था ये कॉलेज, सूटेबल क्राइटेरिया था उनके वो 10 रूल्स, एविडेंस था, उन्होंने हर रूल को मैच करके अपने पास टिक क्रॉस लगाए, एंड फाइनली उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी और आईकैप कराची को भिजवा दी कि हमने इस कॉलेज को देखा है, हाँ भाई ये इस काबिल हैं, आप काइंडली इनको रजिस्टर कर लें। तो हर अश्योरेंस के अंदर किसी चीज़ पे तसल्ली दी जा रही होती है। तो जिस चीज़ पे तसल्ली देते हैं वो सब्जेक्ट मैटर है, जो तसल्ली देता है वो प्रैक्टिशनर है, जिनको तसल्ली देता है वो इंटेंडेड यूज़र है, जिनके काम पे तसल्ली देता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी है,
कैसे तसल्ली देता है? क्राइटेरिया के साथ मैटर, सब्जेक्ट मैटर को मैच करके एविडेंस लेता है और तसल्ली देने के लिए एक रिपोर्ट दे देता है। तो दुनिया में जितनी भी तरह की एश्योरेंसेज होंगी उसमें हमेशा ये पांचों कंपोनेंट्स होंगे। ऑडिट भी चूंकि एश्योरेंस की एक किस्म ही है तो ऑडिट में भी ये सारे कंपोनेंट हमारे बड़े आराम से पूरे हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एश्योरेंस की कहानी है। अब अगर कभी पेपर में सवाल आ जाए कि जी एश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है और आपने याद नहीं की हुई, आपने इन पांचों कंपोनेंट्स को जोड़ तोड़ के लिख देना है। जब एक प्रैक्टिशनर एक सब्जेक्ट मैटर को जो कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने बनाया होता है को सूटेबल क्राइटेरिया से देखने के बाद एविडेंस हासिल करके इंटेंडेड यूजर्स को एश्योरेंस की रिपोर्ट दे दे, कुछ भी एनीथिंग, मतलब आपने इन सबको जोड़ के एक जुमला बना देना है अगर पेपर में भूल जाए। और हो सके तो आपने एश्योरेंस की जो डेफिनेशन है उसे याद कर लेना है। नॉर्मली मैं ऑडिट के अंदर क्रैमिंग की बात नहीं करता, लेकिन ये डेफिनेशन ऐसी है कि इसमें इतने सारे कंपोनेंट हैं कि आप इसको इकट्ठे खुद से लिखने बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें गड़बड़ हो सकती हैं। तो हम ये कहते हैं कि एंगेजमेंट जिसमें प्रैक्टिशनर एम करता है कि वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ले ताकि वो एक कंक्लूजन दे सके, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी से हटके जो इंटेंडेड यूजर उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए किसके बारे में? अबाउट सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन दैट इज आउटकम और मेजरमेंट और एवेल्यूशन ऑफ अंडरलाइंग सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से देखने के बाद जो आपके पास एविडेंस आया है उसके बारे में आप इंटेंडेड यूजर्स को तसल्ली दे रहे हैं। तो अगेन डेफिनेशन याद भी की जा सकती है और अगर आप बिल्कुल भी नहीं याद करना चाहें तो आपने ये पांचों कंपोनेंट्स आपस में जोड़ के लिख देने हैं, सम हाउ वो एश्योरेंस बन जाएगी। डिस्कशन करते करते थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब ज़रा वक्त हमारे पास कम रह गया। कुछ बॉडीज़ हैं जिनका इंट्रोडक्शन हमारे सिलेबस में है, आईफैक और आईईएसबी। आईफैक वो फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट है जो ओवरऑल पूरी दुनिया में अकाउंटेंट्स के लिए काम कर रही है। अगर कभी भी पेपर में सवाल आ जाए कि आईफैक क्या करती है तो आप जितनी भी लंबी लंबी गप मार सकते हैं आप मार रहे हैं। अकाउंटेंट्स के लिए अच्छा सोचते हैं, अकाउंटेंट्स को एजुकेट करते हैं, अकाउंटेंट्स को ट्रेन करते हैं, इनको एथिक्स सिखाते हैं, इनको ये चीज़ बताते हैं, इनको वो चीज़ बताते हैं। तो आईफैक एक इंटरनेशनल इदारा है जो पूरी दुनिया की अकाउंटिंग बॉडीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बेतहाशा मुल्कों में बेतहाशा इसके मेंबर्स हैं जो मिल के इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल इदारा बनाया हुआ है जो पूरी दुनिया से लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है। तो हम कहते हैं कि आईफैक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। आई कैप भी आईफैक नामी इदारे का मेंबर है। 175 मेंबर्स और एसोसिएट हैं 130 मुल्कों में। 3 मिलियन से ज़्यादा अकाउंटेंट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आईफैक से कनेक्टेड हैं। ये स्ट्रक्चर प्रोसेस बनाता है जिसके थ्रू अकाउंटिंग का प्रोफेशन काम कर सके, लोगों को गाइड करता है, ट्रेन करता है और उनको एजुकेट करता है अकाउंटिंग्स वगैरह के ऊपर। इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सपर्टाइज को प्रमोट करता है। आप जो मर्जी लिख दें आईफैक वो करता है। पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स को एक झंडे तले जमा करता है, उनको गाइड करता है, समझाता है, स्टैंडर्ड्स वगैरह देता है। आईफैक अपना काम करता है 4 बोर्ड्स के थ्रू। आईईएसबी इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, आईईएसबी एजुकेशन का बोर्ड है, फिर एथिक्स का बोर्ड है और पब्लिक सेक्टर की अकाउंटिंग का बोर्ड है। ये 4 तरह के बोर्ड हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो आईफैक ने अपने कामों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और हर बोर्ड के अपने अपने जिम्मे है कि तुमने ये काम करना है। इन सारे बोर्ड्स में से एक हमारे सिलेबस में है विच इज़ आईईएसबी, जिसके जिम्मे है ऑडिट एंड एश्योरेंस। आईईएसबी एक ऐसा बोर्ड है जो ऑडिट एंड एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स बनाता है, रेगुलेट करता है और देखता है कि क्या सारे दुनिया के जो लोग हैं उसको सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर कभी आईईएसबी के बारे में आए तो आपने ऑडिट और एश्योरेंस को जहन में रख के हर वो बात कर देनी है जो आपने आईफैक के बारे में की थी। ऑडिटर्स को एक जगह यकजा करता है, ऑडिटर्स और एश्योरेंस प्रोवाइडर्स को ट्रेन करता है, गाइड करता है, रेगुलेट करता है, अच्छे तरीके से चलाता है। तो ये सारी की सारी बातें आप आईईएसबी के अंदर भी लिख सकते हैं। अब आईईएसबी ने आज तक क्या स्टैंडर्ड्स बनाए? आईईएसबी ने 5 तरह के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। आईएसएस, आईएसआरई, आईएसएई, आईएसआरएस, आईएसक्यूसी। थोड़ा सा हम पुराना पढ़ रहे हैं, आईएसक्यूसी की जगह अब दुनिया में आईएसक्यूएम आ चुके हुए हैं। तकरीबन 1.5-2 साल पहले आए थे, साल पहले इफेक्टिव भी हो गए थे, अभी तक आईकैप को किसी ने बताया नहीं है। जैसे ही आईकैप को खबर मिलेगी तो हमारे सिलेबस के 2-3 कंपोनेंट आईएसक्यूसी और 220 वाले वो आपस में चेंज हो जाएंगे। आईएसए क्या है? ऑडिट के स्टैंडर्ड्स। हमारे सिलेबस में तकरीबन कोई 20-22 के करीब छोटे छोटे से ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोगों ने जहन में रखने हैं। आईएसआरई रिव्यू के स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। टोटल आज तक दुनिया में 2 आए हैं, 2400 और 2410। इनमें से 2400 नामी स्टैंडर्ड का हल्का सा रिव्यू हमारे सिलेबस में है। स्टैंडर्ड ही रिव्यू का और उस रिव्यू के स्टैंडर्ड का हमने रिव्यू करना है, बेचारा बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। फिर आईएसएई, ऑडिट और रिव्यू के अलावा हर तरह की एश्योरेंस इन स्टैंडर्ड्स में गाइड है कि आपने ओवरऑल इस एश्योरेंसेस को किस तरह से देखना है।
देन ISRS रिलेटेड सर्विस, ऑडिट, अश्योरेंस और इन सबसे हट के भी कई दफ़ा कुछ सर्विसेज होती हैं। आप अकाउंट्स बना के दे रहे होते हैं, आप डाटा कंपाइल करके देख रहे होते हैं, आप इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं, आप रिकन्सिलिएशंस कर रहे होते हैं। तो अगर कोई फर्म, कोई कंपनी आपको बुलाती है और आपसे अश्योरेंस नहीं मांगती, आपको कोई काम करने को कहती है, तो वो कहलाता है रिलेटेड सर्विस। डाटा इकट्ठे करने के काम को कंपाइलेशन कहते हैं और उनकी फरमाइश पे कोई काम करने को एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कहते हैं। तो दो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन एंगेजमेंट, इन दोनों को मिला के कहते हैं हम रिलेटेड सर्विसेज। देन ISQC, इन ऊपर की चारों तरह की असाइनमेंट में अच्छी क्वालिटी अगर आपने इंपेयर करनी हो तो जो स्टैंडर्ड है दैट इज ISQC, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये आज तक एक ही आया था दुनिया में और इससे पहले कि सोचते इसके बारे में, वो सीरीज़ ही ख़त्म कर दी और अब एक नए तरह से नए स्टैंडर्ड शुरू कर दिए। ना ये हमारे सिलेबस में है, ना ये सिलेबस में है, ना ये सिलेबस में, इसमें से सिर्फ एक सिलेबस में है 4-5 सफ़ों के लिए। और ISAs में से हमारे पास तकरीबन 20-22 के करीब ISAs हैं जो हमारे सिलेबस में है। अगर को पूछे जी ये लोग स्टैंडर्ड्स वगैरह किस तरह से बनाते हैं, IAS भी इस तरह से करके, तो किताब में एक छोटा सा प्रोसेस दिया हुआ है कि सबसे पहले एक मुद्दा उठाते हैं, उसके ऊपर अपना एक ड्राफ्ट सा बनाते हैं आपस में बैठ के, फिर तमाम मेंबर्स मुल्कों, कंट्रीज़ वगैरह को कहते हैं कि जी ये हमारी तरफ से एक फॉर्मेट आया है, आपने इसके ऊपर अपना अपना फीडबैक देना है। तो अलग अलग मुल्कों से अलग अलग बॉडीज़ अपने अपने मशवरे देते हैं, फिर उन सारे मशवरों को इकट्ठा करके फिर से उस ड्राफ्ट की एक सेकंड कॉपी सर्कुलेट करते हैं और उसमें आपके मुल्क की राय भी होती है, दूसरे मुल्कों की राय भी। तब आप उसके बाद सेकंड सेट ऑफ फीडबैक देते हैं, तो फिर एक फाइनल फाइन ट्यून प्रोडक्ट बन जाती है विच इज़ ऑडिट का स्टैंडर्ड। और वो स्टैंडर्ड जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉन्च हो जाता है। हर स्टैंडर्ड के अंदर उसका स्कोप लिखा हुआ होता है, डेफिनेशंस दी हुई होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई होती हैं, कुछ एडिशनल गाइडेंस वगैरह भी दी हुई होती है। तो किताब ने ये बोरिंग सी डिस्कशन यहाँ पे की और हम भी उसी बोरिंग डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए बात कर रहे हैं। जल्दी से आगे चलते हैं, क्लोजर की तरफ आते हैं। 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने जहन में रखने हैं, स्केप्टिसिज्म, जजमेंट और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इस चैप्टर में ICAP ने एक डिस्कशन ये भी की है, ऑडिटर ऑडिट कैसे करता है, रिस्क अंदाज़ा लगाता है, फिर कंट्रोल्स पे काम करता है। हम वो वाली डिस्कशन अभी नहीं कर रहे, अभी हम चूँकि दोबारा से चैप्टर 1 पे हैं तो अभी हम उतने मैच्योर नहीं हैं कि हम वो वाली डिस्कशन को कवर करें। तो हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन 3 कॉन्सेप्ट्स को। स्केप्टिसिज्म, हम कहते हैं कि जो ऑडिटर हैं उन्होंने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को इंश्योर करना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कैसे कहते हैं? एक एटीट्यूड को जो कि क्वेश्चनिंग माइंड का है, एक एटीट्यूड जिसमें आप प्रोब करते हैं, एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें आप हर वक्त सवाल पूछते हैं, ऐसा एटीट्यूड जिसमें आप हर वक्त शक करते हैं। क्लाइंट की किसी भी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन को आंखें बंद करके यकीन नहीं कर लेना, हर चीज़ के बारे में एविडेंस हासिल करना। जहां थोड़ा सा भी शक हो, चाहे सामने वाला बंदा कितना मर्जी नेक, मुत्तकी, परहेजगार लग रहा हो, आपने तहकीक करनी है और जब तक आप मुतमईन नहीं हो जाते आपने यकीन नहीं करना। तो स्केप्टिक एटीट्यूड ये होता है कि आपने रिलैक्स नहीं रहना, आपने अलर्ट रहना है, आपने हर वक्त शकी मिजाज रहना है। जैसे एक थानेदार होता है जो हर वक्त हर चीज़ को, इवन जो बंदा रिपोर्ट दर्ज कराने आया होता है उसी से तहकीकात शुरू कर देता है कि इसी ने चोरी की होगी। तो आपने एक शकी एटीट्यूड रखना है, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड रखना है और आंखें बंद करके रिलाई नहीं करना। हमेशा ये जहन में रखना है कि फाइनेंशियल में एरर भी हो सकता है और फ्रॉड भी। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिट करते हुए आपने हर वक्त इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपकी प्रोफेशनल जजमेंट आपको साथ दे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसका किताब में जवाब नहीं होगा, जिसका स्टैंडर्ड में नहीं लिखा होगा। यहाँ आपको अपना तजर्बा इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ आपको अपनी क्वालिफिकेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यहाँ आपने जो मुख्तलिफ जगह ऑडिट किए हैं उससे जो मिलता हुआ क्यूमुलेटिव नॉलेज आप ऐसा इस्तेमाल करेंगे। तो ऑडिटर का नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मिला के उसको दे देती हैं एक प्रोफेशनल जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा मुझे आके कहे कि सर वो मैंने पिछली दफ़ा 3 पेपर दिए थे, तीनों रह गए, मैं सोच रहा हूँ इस दफ़ा 5 पेपर दे दूँ। अब वो कहेगा सर इसके बारे में शायर क्या कहता है, फ्रेमवर्क क्या कहता है, ICAP ने कोई पॉलिसी बनाई है। अब शायद ICAP की किसी किताब में ये ना लिखा हो कि बच्चा 5 पेपर इकट्ठे दे तो वो फेल हो सकता है, तो यहाँ शायद किताब तो कुछ नहीं बताएगी। तो मैं यूज़ करूँगा अपना तजर्बा, मैं यूज़ करूँगा वो जो मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को इतने सारे तजर्बे करते देखे हैं। तो मैं उस बच्चे को बताऊँगा कि भाई मैंने ये नोट किया है कि अगर एक बच्चा एक दफ़ा कुछ पेपर दे और वो रह जाए और दोबारा जज्बाती हो के मज़ीद ज़्यादा पेपर उठा लेता है तो अगेन उसकी प्रोबेबिलिटी फेलियर की बढ़ जाती है। अब अगेन ये जवाब मैंने अगर दिया है तो मैंने किसी किताब से नहीं दिया, मैंने किस चीज़ से दिया? प्रोफेशनल जजमेंट से। अगर एक टीचर आपको शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा है तो इसलिए कि उसे पता है कि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें लोगों को बाद में मसले आएंगे, तो चूंकि उसने इतना टाइम गुजारा हुआ है तब उसकी जजमेंट कहती है कि ये टॉपिक उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाना चाहिए।
तो प्रोफेशनल जजमेंट इज आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी ट्रेनिंग, आपने जो प्रोफेशन में सीखा आप उसको अप्लाई करते हैं। तो एक ऑडिटर भी क्लाइंट की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को परखते हुए प्रोफेशनल जजमेंट को जहन में रखता है। क्लाइंट से आपने कहा कि इस एसी की यूजफुल लाइफ क्या, उसने कहा 50 साल। अब 50 साल ऐसी चीज़ है जिस पे आप लोग हंस पड़ेंगे कि सर 50 कैसे, क्या किसी कागज़ पे लिखा है इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? किसी फ्रेमवर्क में भी नहीं लिखा। लेकिन आपकी जजमेंट, आपने अभी तक दुनिया में जो कुछ सीखा है ये आपको पता लग गया है कि इस एसी की लाइफ 50 साल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं और बहुत सारे एविडेंसेस को परखते हैं उसकी बेस पे। देन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, पूरा ऑडिट घूमता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के गिर्द। आपने ऑडिट एविडेंस तादाद में भी अच्छा हासिल करना है और क्वालिटी में भी अच्छा हासिल करना है। तो जब आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वांटिटी का एविडेंस हासिल कर लेते हैं तो फिर आप ज़्यादा बेहतर ओपिनियन देने तक पहुँच जाते हैं। चैप्टर 4 में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के ऊपर काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू होती है। तो चैप्टर 1 का वो एरिया जो अदर देन कंपनीज एक्ट है, हमने उसको थोड़ा सा तेज़ी से कवर किया है। थोड़ा सा आज ये रूम की मूवमेंट और इसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से हमारा टारगेट थोड़ा आगे गया है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी देर ज़्यादा भी पढ़ रहे होंगे तो उम्मीद है आप मायूस तो नहीं होंगे। फिर एक काम करते हैं, जल्दी से हम कंपनी लॉ वाले एरिया को स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा जी, अभी तक हमने जितना पढ़ा, याद है मैंने आपको कल मैप बताया था। चैप्टर 1 में एक तो बाकी चैप्टर है और फिर चैप्टर 1 में एक एरिया है जिसको हम कहते हैं कंपनी लॉ वाला एरिया। लॉजिकल सवाल कंपनी लॉ के एरिया से आता है, यानी कि 90% से ज़्यादा टाइम्स कंपनी लॉ के पोर्शन से जो सवाल आया है वो लॉजिकल है, और जो अदर देन कंपनी लॉ सवाल आए हैं वो ऐसे हैं जो आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बेस पे आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो कंपनी लॉ के अलावा बाकी जगह आपने नॉलेज को समझने की कोशिश करनी है, उसको रिटेन करना है। लेकिन जब कंपनी लॉ आ जाए तो आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है और चीज़ों को लॉजिकली समझना है। कंपनी लॉ के अंदर भी एक ही सेक्शन है जहाँ पे क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का जिक्र है। वहाँ आपने खासतौर पर अलर्ट रहना है कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो ऑडिट कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकते। आईकैप को शदीद तरीन पसंद है। आईकैप की किताब में, आईकैप के पेपर में रिस्क असेसमेंट का सवाल भी इतना टेक्निकल नहीं होता जितना टेक्निकल सवाल होता है कि वो एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के ऊपर आपको सिचुएशन दे देते हैं। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि किताब के अंदर आपको तकरीबन 35-40 छोटी छोटी सी एग्जांपल्स मिल जाती हैं पास पेपर्स के अंदर, जिसमें बहुत सारे सिनेरियो डिस्कस हुए हुए होते हैं। तो जाहिर है इतने सारे सिनेरियोज़ में फिर आप अभी पास पेपर के सेशन में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी टीचर ने कुछ अच्छे सिनेरियोज़ चूज़ किए हुए होंगे जिससे वो आपको मोस्ट ऑफ द रूल्स को सही से समझाने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। कंपनी लॉ की बात करते हैं, जल्दी जल्दी से शुरू वाली बातें करते हैं। कंपनी का जो पहला ऑडिटर है वो 90 डेज़ के अंदर अपॉइंट करना होता है और कंपनी के डायरेक्टर्स ने करना होता है। अगर वो ना कर सकें तो फिर ये ऑडिटर SECP अपॉइंट करता है। ये ऑडिटर फर्स्ट AGM तक रहता है और फिर वो चला जाता है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है कंपनी का वो AGM पे अपॉइंट करना होता है हर साल AGM पे। इसका मतलब पहला ऑडिटर आपने 90 दिन में अपॉइंट कर लिया, वो फर्स्ट AGM तक है, फर्स्ट AGM हो गई, ख़त्म। अब हर साल बाद ऑडिटर अपॉइंट हो रहा होगा, हर अगले साल। कब अपॉइंट हो रहा होगा? AGM पे। और AGM चूंकि मेंबर्स की मीटिंग है तो मेंबर्स अपॉइंट कर रहे होंगे, लेकिन मेंबर्स अपनी पसंद से उस वक्त चूज़ नहीं कर रहे होंगे। डायरेक्टर्स ने उनको एक लिस्ट प्रोवाइड की होगी कि इनमें से चूज़ करना है। ये लिस्ट डायरेक्टर्स के पास कहाँ से आई होगी, इसके ऊपर भी बात करते हैं। कैजुअल वैकेंसी अगर हो जाए तो 30 दिनों के अंदर डायरेक्टर्स उसको फिल कर लेंगे और वो ऑडिटर भी जो आएगा वो अगली AGM तक आएगा। इसका मतलब ऑडिटर हमेशा 1 साल के लिए अपॉइंट होता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो अगले साल अपॉइंट नहीं हो सकता, ये ऑडिटर बार बार भी अपॉइंट हो सकता है अगर कोई और रुकावट, कोई और मसला नहीं है तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, एक ऑडिटर मैक्सिमम कितनी दफ़ा अपॉइंट हो सकता है हमारे सिलेबस में कुछ नहीं लिखा हुआ, अनलिमिटेड टाइम्स अपॉइंट हो सकता है। अपने सिलेबस से बाहर निकल के देखेंगे तो लिस्टेड कंपनियों में 5 साल से ज़्यादा के लिए एक ही ऑडिट पार्टनर ऑडिट नहीं कर सकता है क्लाइंट का। तो फिर वो क्या करते हैं, ऑडिट पार्टनर बदल लेते हैं। 5 साल के लिए दूसरे पार्टनर के पास चला जाता है वो ऑडिट, फिर 5 साल बाद वापस इस वाले भाई साहब के पास आ जाता है। जो लिस्टेड में फाइनेंशियल सेक्टर है वो पूरी फर्म बदलनी होती है 5 साल बाद, लेकिन ये दोनों बातें हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब है एक ऑडिटर मल्टीपल टाइम्स जो है वो अपॉइंट हो सकता है। ऑडिटर को कंक्लूजन से पहले रिमूव भी किया जा सकता है। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, अपॉइंटेड ऑडिटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि मेंबर्स इकट्ठे होकर ऑडिटर को निकाल सकते हैं। अगर एक ऑडिटर को मेंबर्स ने निकाल दिया तो नेक्स्ट ऑडिटर अपॉइंट तो डायरेक्टर्स करेंगे लेकिन SECP से पूछ के करेंगे। जहन में रखना है, SECP नहीं अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर्स करेंगे SECP से पूछ के, SECP की अप्रूवल होनी चाहिए।
SECP ऑडिटर की अपॉइंटमेंट खुद भी कर सकता है या मेंबर्स अगर शिकायत करें तो भी कर सकता है, अगर इन मामलों में से कोई बात हो। पहला वाला ऑडिटर 90 दिन में अपॉइंट ना हो, सब्सिक्वेंट AGM पे अपॉइंट ना हो, कैजुअल वैकेंसी 30 दिन में अपॉइंट ना हो, या अपॉइंटेड ऑडिटर अनविलिंग हो। जो अपॉइंटेड ऑडिटर है वो विड्रॉ करना चाह रहा हो, वो कहे कि नहीं जी मैंने कुछ ऐसी गड़बड़ देख ली है कि मैं इस कंपनी का मजीद ऑडिट नहीं कर सकता, और वो कंपनी से भाग रहा हो, वो कंपनी का ऑडिट करने पे विलिंग ना हो। अब आप लोग चूंकि ऑडिट पढ़ चुके हुए हैं तो ऑडिटर की ज़बान में इसको कहते हैं विड्रॉल। अगर एक ऑडिटर विड्रॉ कर रहा हो तो फिर वहाँ पे SECP आके नया ऑडिटर अपॉइंट करेगा। जो ऑडिटर को अपॉइंट करता है उसकी रेम्युनरेशन भी वही फिक्स करता है। अब सवाल ये है कि वो डायरेक्टर्स के पास लिस्ट कहाँ से आई थी जो उन्होंने मेंबर से कहा था कि ये चंद लोग हैं। हमेशा हर वो मेंबर जिसके पास 10% शेयर होल्डिंग है या वो मेंबर्स जिनके पास कलेक्टिवली 10% शेयर होल्डिंग है वो कंपनी को रिकमेंड कर सकते हैं कि जी फलाना शख्स को आप ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट करें। AGM में 21 दिन पहले कंपनी ने नोटिस भेज दिया मेंबर्स को, और उस नोटिस में कंपनी कहती है कि जी हमारे ये 4-5 काम होंगे, और उसमें वो ऑडिटर का भी कहते हैं कि हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। तो अगर कोई भी मेंबर कम से कम 7 दिन पहले तक कंपनी को नोटिस भेज दे कि जी मेरी ख्वाहिश है कि फ़लाना बंदे को हम ऑडिटर के तौर पे देखें, तो कंपनी फ़ौरन से वो नोटिस जो है वो अपलोड कर देगी अपनी वेबसाइट पे कि हमारे एक मेंबर ने हमें कहा है कि फ़लाना ऑडिटर को भी देख लिया जाए। और दूसरा रिटायरिंग ऑडिटर को भी बता देंगे कि अब कम से कम एक एप्लीकेंट आ गया है तो हो सकता है अब तुम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ना हो। रिवाइंड करते हैं कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे सिलेबस में नहीं आई कि आपने एक दफ़ा पूछी थी 2 नंबर के लिए, कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर का क्या होता है। एग्जिस्टिंग ऑडिटर से AGM का नोटिस भेजने से पहले आप पूछते हैं कि क्या आप अगले ऑडिट के लिए विलिंग हो। अगर वो कहे विलिंग हूँ तो नोटिस में आप लिखते हैं कि ये हमारे ऑडिटर रिटायर हो रहे हैं और ये विलिंग हैं। और अगर आपको किसी और मेंबर की तरफ से कोई नोटिस नहीं आता तो जिसका आपने कहा था ये विलिंग है, बगैर किसी इंतखाब के वो ऑटोमेटिकली आपका ऑडिटर बन जाता है। याद रहेगा। एग्जिस्टिंग वाले से पूछ लेते हैं आप विलिंग हो, अगर वो कहता है मैं विलिंग हूँ तो आप मेंबर्स को बताते हैं कि एग्जिस्टिंग विलिंग है। तो एग्जिस्टिंग से चूंकि आपने पूछा होता है तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई होती है कि मैं खुद ब खुद अपॉइंट हो जाऊँगा। तो जैसे ही कम से कम एक नोटिस आता है हम फ़ौरन से रिटायरिंग ऑर्डर को भी बता देते हैं कि भाई एक नोटिस आ गया है, तो अब एक प्रॉपर इलेक्शन का प्रोसेस होगा, मेंबर्स तुम 2 में से जिसको चूज़ कर लेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। रिटायरिंग ऑर्डर को जैसे ही नोटिस मिलता है वो रोना शुरू हो जाता है, उसकी रोज़ी पे लात पड़ रही है, उसको अच्छा भला एक असाइनमेंट मिल रही थी, तो वो रोते रोते एक ख़त लिखता है कंपनी के नाम, और कंपनी को ख़त भेजता है, कहता है कि जी जब आप मेरे अलावा किसी और को चूज़ करने लगे तो एक दफ़ा ज़रा मेरा ये ख़त पढ़ लीजिएगा। अब पता नहीं आप लोग कहाँ पहुँच गए भाईजान। ऑडिटर कंपनी से कहता है कि मेरे अलावा किसी और को चूज़ करने लगे हो, एक आखिरी दफ़ा मेरी लिखी हुई ये बात पढ़ लो। तो कंपनी वाले मीटिंग में इकट्ठे होते हैं, अब सारे मेंबर जोश में होते हैं, नया ऑडिटर आवे ही आवे, नया ऑडिटर। आपको पता है नए को तो लोग पसंद करते हैं, हमने तो तजर्बा किया है कुछ साल पिछले, ठीक है। तो जब भी कहा जाता है ना नया, तो लोगों के जहन में होता है अरे नया बंदा ये आके काम करेगा, मेहनत करेगा, हर नया चेहरा हमें ज़रा ज़्यादा अपील करता है। तो जब ऑडिटर के नए की बात होगी तो लोग खामखा इंक्लाइंड हो जाएंगे कि नए बंदे को अपॉइंट कर लेते हैं, हालांकि पुराना बंदा शायद अच्छा हो। तो जब मीटिंग शुरू होगी और सारे मेंबर जोश में नारे लगा रहे होंगे कि अब नया ऑडिटर आवे ही आवे, तो डायरेक्टर कहेंगे अच्छा एक काम करते हैं, पिछले ऑडिटर ने एक ख़त लिखा है हमारे नाम, ज़रा वो पढ़ के सुना देते हैं। अगर ये लेटर उसने मीटिंग से कम 2 दिन पहले तक कंपनी को भेज दिया है तो ये मीटिंग में बावाज़े बुलंद पढ़ के सुनाया जाएगा, और ऑडिटर को वहाँ मौजूद होना पड़ेगा सवालों के जवाब देने के लिए। तो वो ख़त पढ़ के सुनाएंगे, ख़त जब पढ़ के सुनाएंगे तो मेंबर ज़ारों कतार रोना शुरू हो जाएंगे। वो कहेंगे हम किस नेक इंसान को जो है वो निकालने के चक्कर में थे। आपको पता है जब किसी को निकाला जा रहा हो तो वो ख़त लेके आ जाता है। तो शायद आपको याद रहे कि इसको निकाला जा रहा हो तो ये ख़त लेके आ सकता है, ठीक है। ख़त पढ़ के सुनाया जाएगा, और जो है वो ख़त जो है, अब पता नहीं आप कौन सा वाला ख़त समझे, ठीक है, जो लहराया गया या जो लाया गया, व्हाट्सएवर। ये वो होता है क्या कहते हैं मकाफाते अमल। पहले वो कहते हैं ना कतरी ख़त आया, कतरी ख़त आया, उसका मजाक उड़ाते थे। तो इनके पास भी अब एक मजाक वाला ख़त आ गया, ठीक है, अमरीकी ख़त। तो कतरी ख़त और अमरीकी ख़त, एक तो दूसरे मुल्क हमारे मुल्क में पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हैं। सबको हमसे पैसे चाहिए, सारे चाहते हैं हम सुधर जाएं, थोड़े से पैसे कमाना शुरू कर दें ताकि उनको पैसे दे सके वापस। तो रिटायरिंग ऑडिटर कंपनी को रिप्रेजेंटेशन देगा, अगर उसने टाइम से भेज दी तो मीटिंग में सुनाई जाएगी।
तो मेंबर्स पुराने ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन सुनेंगे, नए ऑडिटर के फ़ज़ाइल समझेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि उन्होंने इस बंदे को चूज़ करना है या इस बंदे को। जिस भी बंदे को 50% मेजॉरिटी चूज़ कर लेगी वो बन जाएगा ऑडिटर। अगर उस मीटिंग में किसी को भी 50% मेजॉरिटी नहीं मिलती तो मीटिंग बगैर ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के ख़त्म हो जाएगी और फिर SECP की बारी आ जाएगी कि AGM ख़त्म हुई और ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ। तो वो जो डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन थी ना, चूज़ करेंगे मेंबर्स लेकिन लिस्ट देंगे डायरेक्टर, तो लिस्ट वो देंगे जो उन्हें अलग अलग मेंबर्स से आई होगी। तो जो मेंबर्स ने रिकमेंड किया होता है, मेंबर कम से कम 10% शेयर होल्डिंग रखने वाला अकेला या 2-3 दोस्त मिल के किसी का नाम रिकमेंड कर सकते हैं। मेंबर को नाम रिकमेंड करने से पहले पुराने बंदे से पूछना पड़ेगा, उस एग्जिस्टिंग बंदे से पूछना पड़ेगा कि हाँ भाई आप तैयार हो, आपको कोई मसला तो नहीं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं ज़रा 2 अहम पैगामात इंतज़ामिया के थ्रू भिजवा दूँ, क्योंकि असल टाइम हमारी क्लास की क्लोजिंग का हो गया, लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस हुई है उसकी वजह से हमें क्लास एक्सटेंड करनी है। इसके 2 आफ्टर इफेक्ट्स हैं। एक आफ्टर इफेक्ट है, सर उसामा को हमने बताना है कि आपकी क्लास जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाएगी, इसी कमरे में हो रही होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि वो फिर कहीं और जाएंगे तो डिस्टर्बेंस होगी। दूसरा, मेरी अपनी भी एक क्लास होनी थी नीचे वाले कमरे में, तो वहाँ किसी बंदे को भेजना होगा हौसले के लिए, उनसे कहना होगा कि सर ज़रा 15 मिनट बाद आएंगे, सर एक जगह फंस गए हैं। तो पोस्ट रिजल्ट बीलो में मैं 15 मिनट लेट आऊँगा, और जो मुझे लग रहा है वो बच्चों ने तो पहले ही कहना सर लेट हो गए, चलो जी चाय। शुक्र है क्रैश वाले बच्चे जो है ना ऐसे नहीं होते। आखिरी दिन एक काम करेंगे, एक यूनिक काम, पता है कि आप लोग पूरा सेशन टीचर से चाय पानी पीते रहते हैं, आखिरी दिन एक एक्टिविटी करेंगे, आप सब पैसे जोड़िएगा, ठीक है, और मिल के चाय पियेंगे। ज़बरदस्त। आपने कहा सही आसान बात है, जोड़ेंगे तो चाय तो ख़ुद को भी मिलेगी। आप सब पैसे जोड़ें और मैं हर दिन एक एक चाय पियो। वो होए इतने बंदे हो तो मेरे तो 6 महीने निकल जाएंगे आराम से। खैर जी, इधर जो SECP अपॉइंट करेगा ऑडिटर को, वो उसी लिस्ट में से अपॉइंट करेगा या नहीं? SECP अपनी मर्जी से करेगा, क्योंकि वो लिस्ट तो SECP के पास नहीं है। SECP कब आएगा? जब AGM पे कोई भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा। SECP अपने किसी भी पैनल से लेके आए, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। तो SECP का ऑडिटर ज़रूरी नहीं कि इस लिस्ट में से हो। क्या 50% पे अपॉइंटमेंट होगी? नहीं, मोर देन 50% पे अपॉइंटमेंट होगी। 50.00001 भी हो जी। इन्होंने कहा अगर 3 या 4 हैं तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकेगी। देखिए 3 या 4 हैं तो हो सकता है एक ऑडिटर को पसंद करते हो 15% लोग, हो सकता है एक को पसंद करते हो 10% लोग, तो हो सकता है एक को पसंद करते हो 55% लोग। तो ज़रूरी नहीं कि 4 हों तो वो चारों बराबर डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को भी 50% से ऊपर वोट ना मिले तो कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब मेंबर्स में इख्तिलाफ राय था। अब SECP अपनी पसंद से ऑर्डर लेके आएगा और फिर SECP का ऑर्डर अपने तरीके से चलेगा। देन आगे चलते हैं, ये भाई का लास्ट सवाल लेते हैं क्योंकि फिर वक्त भी कम है। जी, टेक्निकली तो ऑडिटर को अपॉइंट किसको करना चाहिए? शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स ही तो कर रहे हैं। जी, अगर सवाल आपको ये कहे कि कंपनी को एक कंपनी ने ऑडिटर को पैगाम भेजा कि हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, तो शायद इसलिए पैगाम भेजा होगा कि किसी मेंबर ने बताया होगा, या मतलब यानी कि हम उसमें ऑटोमेटिकली इस लीगल प्रॉब्लम पे खुद ही से नहीं पहुंच जाएंगे कि ये किसने बुलाया है। अगर सवाल एक्सप्रेसली हमें कह दे कि एक ऑडिटर को AGM पे डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर लिया, तो आप कहेंगे यार क्या बात करते हो, AGM पे तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। तो अगर सवाल एक्सप्रेसली हमें बता दे कि उसकी अपॉइंटमेंट फलाना अथॉरिटी ने की है, आपको पता होना चाहिए। देखिए मेंबर्स कब अपॉइंट कर रहे हैं, पूरी इस कहानी में मेंबर सिर्फ एक जगह अपॉइंट कर रहे हैं, AGM पे सब्सीक्वेंट ऑडिटर को। डायरेक्टर कब कब अपॉइंट कर रहे हैं? पहले वाले को 90 दिन में, सब्सीक्वेंट कैजुअल वैकेंसी को 30 दिन के अंदर। SECP कब कब आ रहा है? 4 केसेस हमने पढ़े, एक आखिरी केस हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। डन। क्या राइट्स हैं? राइट्स के ऊपर मेरे ख्याल में इतने मैच्योर बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स की है, कोई भी ब्रांच के रिकॉर्ड देखना चाहे तो देख सकता है। कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉई या होल्डिंग, ये कोई भी शख्स जिसके पास अकाउंट्स हैं या कंपनी की सब्सिडरी या उनके जो ऑडिटर वो अकाउंटेंट्स वगैरह हैं, उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर मांग सकता है। कंपनी की जनरल मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है और उसका हक है कि जिस मीटिंग में अकाउंट्स वगैरह को डिस्कस हो वहाँ वो अटेंड करे और उसकी बात सुनी जाए, ये ऑडिटर का हक है। तो ये राइट्स हैं।
जेनेरिक सी डिस्कशन है कि ठीक है जी, वो बेसिकली जब राइट्स की बात आए तो आपने कह देना है कि उसको हर चीज़ की एक्सेस है, हर बंदे से वो मिल सकता है, हर बंदे से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, हर अकाउंट्स देख सकता है, हर लोकेशन देख सकता है, मुल्क से बाहर के रिकॉर्ड पाकिस्तान मंगवा के देख सकता है, ये सारे राइट्स उसके पास हैं। मुल्क से बाहर जाने का लीगल राइट उसके पास नहीं है, यानी अगर वो वैसे जाना चाहे तो वो और बात है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता जी कानून ने मुझे एक्सेस दिया है कि मैं हर जगह जा सकता हूँ। उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, एक लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ हम दे देते हैं कि उसने रिपोर्ट देनी है, जिस रिपोर्ट में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस के साथ साथ तो उसने ये भी बताना है कि क्या प्रॉपर बुक्स थी, क्या फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही थी, क्या एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट कंपनी के पर्पस के लिए थे, क्या ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा हो गई। अब यहाँ फ़र्क आ गया, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता है ऑडिटर ने बस ये कहना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हो या नहीं दे रहे, बट पाकिस्तान का कंपनी लॉ कहता है भाई ट्रू एंड फेयर व्यू भी बताओ, बुक्स के बारे में बताओ, कंपनी के अफेयर्स के बारे में बताओ, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बताओ, एक्सपेंसेस के बारे में बताओ, ज़कात के बारे में भी बताओ। तो जब हम ऑडिट रिपोर्ट बना रहे होंगे ना, तो पाकिस्तान के फॉर्मेट की जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसमें हम ये सारी बातें करेंगे, और जो इंटरनेशनल फॉर्मेट की रिपोर्ट होगी उसमें सिर्फ ट्रू एंड फेयर वाली बात करेंगे। ऑडिटर किसी और रिपोर्ट का अगर रेफरेंस देता है तो वो रिपोर्ट भी साथ अटैच करेगा। एसईसीपी भी अगर कोई एडिशनल मैटर आपको कहे तो आप बताएंगे। अगर रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन है, कोई एतराज़ है, तो आप बताएंगे वो एतराज़ क्यों है और आपने किस लिए ये एतराज़ किया। तो ये सारी बातें ऑडिटर की जिम्मेदारी हैं, लेकिन अभी तक वो सेक्शन नहीं आया है जो असल काम का है। ये जनरल बात है, सिग्नेचर वगैरह इसको इग्नोर करते हैं। ये बातें किताब में आगे एक जगह फिर रिपीट हो रही हैं अगले चैप्टर्स में। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, कौन कौन ऑडिट कर सकता है, ऑडिटर में क्या ऐसी तालीमी सलाहियत होनी चाहिए कि वो ऑडिटर कर सके। कौन कर सकता है ऑडिट? मेजॉरिटी ऑफ द कंपनियों में ऑडिटर शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन कुछ कंपनियों में उन्होंने डिफाइन कर दिया कि सीए भी हो सकता है और सीएमए भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कि तमाम पब्लिक कंपनियां, तमाम प्राइवेट कंपनियां जो पब्लिक की सब्सिडरी हैं, तमाम प्राइवेट कंपनियां जिनका पेड अप कैपिटल कम से कम 3 मिलियन है, ये ऑडिट करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट से। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कौन सा है? जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। मैं अक्सर समझाने के लिए कहता हूँ कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है। मेरे पास RET चलाने का सर्टिफिकेट है, फर्म चलाने का सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं अगर ऑडिट करूँगा तो मैं ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए ICAP की तरफ से, तो वो ऑडिट कर सकता है इन 3 तरह की कंपनियों का। इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और एक CA फर्म भी कर सकती है। अब CA फर्म किसे कहेंगे? जिसके आधे से ज़्यादा पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो एक फर्म हो जिसमें 3 पार्टनर हो, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक ACCA, हम उसको कह सकते हैं वो CA फर्म है। तो CA फर्म या CA जिसको सर्टिफिकेट मिला हुआ हो, वो इन 3 तरह की कंपनियों को ऑडिट कर सकते हैं। इनसे अलावा जो कंपनियां, यानी वो प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी भी ना हो और वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से छोटा हो, ऐसी प्राइवेट कंपनी का ऑडिट कौन कौन कर सकता है? या CA कर सकता है या CMA कर सकता है। CA उधर भी मौजूद है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, या ये जो ICMAP इदारा है उसकी जो क्वालिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं CMA, या वो करेगा। तो इस लेवल से ऊपर की सिर्फ CA और नीचे, अच्छा जहाँ CA या CMA लिखा है वहाँ CA फर्म और CMA फर्म भी हो सकती है। तो CA फर्म उसे कहेंगे जिसके आधे से ज़्यादा पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो CMA फर्म जिसके आधे से ज़्यादा पार्टनर्स CMA क्वालिफाइड है। साइन करेगा वो शख्स जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी कि CA फर्म के अंदर 10 पार्टनर में से 7 CA हैं और 3 CA नहीं है। तो जो 7 CA हैं उनमें से कोई एक साइन करेगा। साइनिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की होनी चाहिए, लेकिन फर्म में अगर नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर है कोई मसला नहीं, आधे से ज़्यादा अगर CA हैं तो हम कह देंगे वो CA फर्म है। सेम CMA के लिए भी सारी बातें हैं। CMA फर्म भी आधे से ज़्यादा बंदों की कहलाएगी जिसके CMA आधे से ज़्यादा, और साइन कौन करेगा? वहाँ जो इंडिविजुअली क्वालिफाइड होगा वो। अब बात करते हैं कि कौन कौन, यानी कि वो CMA अकेला भी ऑडिट कर सकता है, CMA फर्म भी कर सकती है। फर्म का मतलब आधे से ज़्यादा पार्टनर CMA, लेकिन जब फर्म अपने साइन कर रही होगी तो जौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करेगा, जौन सा पर्सन साइन करेगा, वो इंडिविजुअली वो वाली क्वालिफिकेशन रखता हो जो फर्म, यानी CMA फर्म में वो CMA होना चाहिए और CA फर्म में C होना चाहिए। तो ये हमने जहन में रखना है कि कौन लोग ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि कौन लोग ऑडिट नहीं कर सकते। जी अब साइन किसके होते हैं? होता क्या है कि आप फर्म के नेम से भी साइन कर सकते हैं, अपने नाम से भी साइन कर सकते हैं, दोनों के नाम से भी साइन कर सकते हैं। फर्म का नाम लिखना लाजमी होता है, चार्टर्ड जिसने साइन किए हैं उसको नाम लिखना ज़रूरी है या नहीं है? लॉ कहता है कि वो अपना नाम लिख दे, लेकिन जो हमारे ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने सिर्फ लिस्टेड कंपनी में कहा है, बाकी कंपनियों में नहीं कहा। तो अब जब बात हो ही रही है तो मैं वो चीज़ दिखा दूँ जिस स्लाइड को मैंने जल्दी से स्किप किया था। ऑडिट रिपोर्ट में नेम ऑफ ऑडिटर और एंगेजमेंट पार्टनर,
साइन बाय ऑडिटर, यानी कि फर्म का नाम, पार्टनर का नाम और फिर साइन ऑडिटर के यानी कि फर्म के या पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म। तो फर्म के नाम से साइन कर दें, पार्टनर के नाम से साइन कर दें, ओके। नाम आपने फर्म का भी लिखना है और एंगेजमेंट पार्टनर का जो को लीड कर रहा है वो भी, डेट डाल देनी है और आपने प्लेस बता देनी है। तो ये एक जनरल सी डिस्कशन है, चूंकि ये आगे के चैप्टर में आती है तो मैं इसको स्किप कर रहा था। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, दामने वक्त में गुंजाइश कम, आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की वजह से मसले रहे और 15 मिनट से भी बात नहीं बन रही, लेकिन फिर भी हम उसको करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन लोग ऐसे हैं जो ऑडिट नहीं कर सकते? पेपर में अक्सर एक सवाल आएगा कि वो एक सिचुएशन दे देंगे कि एक ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, बताओ ये ऑडिट कर सकता है या नहीं कर सकता। आपको पता है जितने भी लॉ के सवाल होते हैं उनको करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि आप पहले बताते हैं कानून क्या कहता है, फिर कहते हैं सिचुएशन में क्या हो रहा है और एंड पे जवाब दे देते हैं। याद है बी लॉ सी लॉ में टाइप 3 सवाल होते थे, जिसमें लॉ बताते थे, सिचुएशन बताते थे और सॉल्यूशन बताते थे। उसी पैटर्न पे आपने इसके सवालों का आंसर करना है। आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि लीगली क्या मसला है, फिर आप बताएंगे कानून क्या कहता है, फिर आप बताएंगे सिचुएशन में क्या हो रहा है, जिसकी प्रैक्टिस अभी आप पास पेपर सेशन में कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। हमने कानून समझना है, कानून समझने के बाद उसको अप्लाई करने के लिए आप उसमें डिस्कशन कर रहे होंगे। कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकता? 11 ऐसे लोग हैं जो ऑडिट नहीं कर सकते। नंबर 1, वो शख्स जो पिछले 3 साल से कंपनी का डायरेक्टर, अदर ऑफिसर या एम्प्लॉय रहा है, वो ऑडिट नहीं कर सकता। और ये सिर्फ 3 साल नहीं है, ये मौजूदा भी है। मौजूदा डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता। पिछले 3 साल से जो कंपनी का डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय है वो ऑडिट नहीं कर सकता। ये दो तो हैं आसान बात। अब आगे मौजूदा डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय का मौजूदा पार्टनर या एम्प्लॉय किसी और बिजनेस में, भाई हमारा डायरेक्टर हमारा ऑडिट नहीं कर सकता। हमारे डायरेक्टर का एक बिजनेस है, उस बिजनेस में उसका एक एम्प्लॉय है जो इसकी बात सुनता है। ये अपने एम्प्लॉय से कहे आ जाओ मेरी कंपनी को ऑडिट कर दो, ये भी गलत होगा। हमारा डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय तो ऑडिट कर ही नहीं सकता हमारा, और हमारे डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय का कोई और बिजनेस पार्टनर या किसी और जगह कोई और एम्प्लॉय, वो भी हमारी कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता। देन फाइनली डायरेक्टर का स्पाउस। स्पाउस के वर्ड से अक्सर कंफ्यूजन होती है, लोग अक्सर स्पाउस कह देते हैं बीवी को, स्पाउस कहते हैं शरीके हयात को, स्पाउस कहते हैं लाइफ पार्टनर को। अगर डायरेक्टर एक फीमेल है तो उसके शोहर को स्पाउस कहेंगे, डायरेक्टर अगर एक मेल है तो उसकी बीवी को स्पाउस कहेंगे। तो डायरेक्टर की बीवी या शोहर, वॉट एवर द केस में भी, वो भी ऑडिट नहीं कर सकते। याद रहे कि सिर्फ डायरेक्टर की बात हो रही है, याद रहे कि मौजूदा डायरेक्टर की बात हो रही है, पिछले 3 साल की बात नहीं हो रही है, और स्पाउस भी मौजूदा। आज के केस में, आज की डेट में देखेंगे कि आज के दिन कौन डायरेक्टर है और उसका इस वक्त कौन स्पाउस है, वो स्पाउस ऑडिट नहीं कर सकता। तो पिछले 3 साल का डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता, मौजूदा डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं कर सकता, मौजूदा डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय का मौजूदा एम्प्लॉय या पार्टनर ऑडिट नहीं कर सकता, और मौजूदा खाली डायरेक्टर का स्पाउस ऑडिट नहीं कर सकता। तो ये ध्यान में रखना है कि कुछ जगह 3 साल वाली बात है और कुछ जगह 3 साल वाली बात नहीं है। इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। एक भाई सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन थोड़ा सा वक्त कम है। 3 और बातें। अगर एक शख्स इंडेप्टेड है कंपनी का, अगर एक बंदा कंपनी का मकरूज है, अगर कंपनी का काम धंधा लोन शोन देना नहीं है, कंपनी का काम है पंखे बनाना, और एक शख्स ने उस कंपनी के पैसे देने हैं, तो जिसने उस कंपनी के पैसे देने हैं वो उसी को ऑडिट करने आएगा, तो वो थोड़ा सा कमज़ोर तरीके से ऑडिट करेगा, बाइस्ड होगा, थोड़ा सा डरा हुआ होगा, थोड़ा सा उसको शर्मिंदगी होगी कि मैंने इनके पैसे देने हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो अगर एक शख्स ने कंपनी के पैसे देने हैं तो उसको ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कंपनी के पैसे उसने ऑर्डिनरी कोर्स में देने हैं, एक कंपनी है ही जो बैंक है जो देता ही लोन है, तो आपने अगर ऐसी किसी कंपनी से लोन लिया हुआ है तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, उसका बिजनेस है, आपने लोन लिया हुआ है और आप बिजनेस तरीके से चल रहे हैं। तो एक कंपनी से अगर आपने लोन लिया हुआ है अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स, तो फिर आप उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते। 2 एक्सेप्शंस हैं। हम कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड के केस में अगर एक कंपनी है जिसने क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू किया हुआ है और आपने 1 मिलियन से कम के पैसे देने हैं, तो फिर आप मकरूज काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल कल को मेट्रो अपना क्रेडिट कार्ड शुरू कर देते हो और आपने मेट्रो के क्रेडिट कार्ड की मद में 7 लाख रुपए देने हो, तो आप मकरूज काउंट नहीं होंगे। इसी तरह से यूटिलिटी कंपनी के केस में अगर आपने 90 दिन या उससे कम के बिल देने हैं, तो फिर आप मकरूज नहीं है। आपने अगर 2 महीने का PTCL का बिल नहीं भरा हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप PTCL कंपनी से बहुत शर्मिंदा है, या आपने SNGPL का 2 महीने से बिल नहीं भरा तो आप SNGPL के पास से तेज़ी से बाइक दौड़ाते हुए गुजर जाएं कि ये मुझे पकड़ ना लें, मैं इनका मकरूज हूँ। तो ये मकरूज होने से आपको टेंशन नहीं है। क्रेडिट कार्ड में 1 मिलियन से नीचे और यूटिलिटी कंपनी में 90 दिन से कम। जब 90 दिन है तो अमाउंट नहीं सोचना, और जब पैसे हैं तो टाइम नहीं सोचना। अगर इस पैसे से कम आपने 8 लाख रुपए देने हैं क्रेडिट कार्ड के और पिछले 4 साल से देने हैं, कोई मसला नहीं।
यूटिलिटी का आपने 3 करोड़ का बिल देना है लेकिन 35 दिन से पेंडिंग है, कोई मसला नहीं। देन कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी, कोई कंपनी दूसरी कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकती। इसका मतलब है एक कंपनी ऑडिटर बनने के लिए इनएलिजिबल है, इस काबिल नहीं है कि वो ऑडिटर बन सके। देन पर्सन हु हैज गिवन गारंटी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन, कंपनी ने लोन दिया ए को, थर्ड पर्सन ने गारंटी दे दी ए पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो टेक्निकली ये भी लायबल हो गया। तो जैसे लोन लेने वाला लायबल है, प्राइमरी सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी है? तो अगर किसी ने कंपनी से लोन लिया हुआ है तो जो उसकी गारंटी देगा वो भी ऑडिट नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि वो जिसको लोन दिया है उसका क्या है, लेकिन इस कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इस तरह के लोन्स वगैरह पे गारंटीज लेना है और आपने उस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको गारंटी दी है तो फिर अलाउड है। एक स्टेप आगे चलते हैं, ये पॉइंट सबसे एंड पे देखेंगे। कोई ऐसा शख्स जो कन्विक्टेड बाय कोर्ट है किसी भी फ्रॉड इन्वॉल्व करने वाले ऑफेंस में, अगर एक बंदे को अदालत ने सजा सुना दी, मुजरिम डिक्लेयर कर दिया कि इसने फ्रॉड किया है, तो ऐसा शख्स ऑडिट नहीं कर सकता। वो ऐसा शख्स तौबा करेगा, 10 साल तक तौबा करेगा, 10 साल के बाद वो साफ़ हो जाएगा और 10 साल के बाद वो ऑडिट कर सकता है। तो अगर एक शख्स जो है वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो वो 10 साल के लिए बैन हो जाएगा, वो फिर ऑडिट नहीं कर सकेगा। इल्ज़ाम नहीं, कन्विक्ट हुआ हो, किसी कोर्ट ने उसको बाकायदा मुजरिम साबित कर दिया हो। फिर अगर किसी को कोड ऑफ एथिक्स ने मना कर दिया, कोड ऑफ एथिक्स ने कहा खबरदार इस तरह के बंदे से ऑडिट नहीं करवाना, तो फिर कंपनी लॉ भी मना कर देगा, वो कहेगा इस बंदे से हमने ऑडिट नहीं करवाना। तो कोड ऑफ एथिक्स मना कर दे, अदालत मना कर दे, या एक बंदे का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से बिजनेस रिलेशन हो अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक बड़ा मजाहिया सा जुमला है जिसका बड़ा मजाकिया सा तर्जुमा बनता है। एक शख्स का कंपनी से बिजनेस रिलेशन हो बिजनेस से हटके, कंपनी से बिजनेस रिलेशन हो बिजनेस से हटके, यही है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप विद कंपनी अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस रिलेशन उसके नॉर्मल बिजनेस से हटके। तो फॉर एग्जांपल हम एक इदारे हैं जो पढ़ाते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का हमारे साथ ये रिलेशन हो कि वो आता है, पढ़ाता है और पढ़ाने के पैसे लेता है, उसका हमारे साथ एक बिजनेस रिलेशन है और ये बिजनेस रिलेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का रिलेशन है। तो वो अगर ऑडिट करेगा तो कोई मसला नहीं है क्योंकि उसकी कोई इंडिपेंडेंस हिट नहीं हुई। लेकिन जिस फॉर एग्जांपल एक सप्लायर से हम मुसलसल एसी खरीदते हैं और हम अभी तक फॉर एग्जांपल उससे कोई 1-1.5 करोड़ का सामान खरीद चुके हों, तो वो बंदा हमारे साथ जिस बिजनेस रिलेशन में है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हटके है। तो जिसके साथ हमारा नॉर्मल बिजनेस से हटके को रिलेशन है वो इंडिपेंडेंस लूज कर जाएगा। तो अगर एक होटल का हम ऑडिट करने गए और हम अक्सर उस होटल में ठहरते हैं और हम उसके पैसे देते हैं तो हमारा उनसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक ऑर्डिनरी रिलेशन है। लेकिन अगर उस होटल को सप्लाई हम करते हैं, उस होटल को कस्टमर हम ढूंढ के ला के देते हैं, अब हमारा उनके साथ बिजनेस रिलेशन अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स हो गया, नॉर्मल से हटके हो गया। तो अगर किसी के साथ आपका बिजनेस रिलेशन नॉर्मल से हटके है तो फिर आप उसको ऑडिट नहीं कर सकते। फाइनली अगर आपके पास शेयर्स हैं कंपनी के या उसकी एसोसिएट के, आपके पास शेयर्स हैं, आपके स्पाउस के पास शेयर हैं या आपके माइनर चाइल्ड के पास शेयर हैं, फर्म के केस में किसी भी पार्टनर के किसी भी स्पाउस और या माइनर चाइल्ड के पास अगर शेयर्स हैं तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। उस कंपनी के शेयर्स हैं या उसकी एसोसिएटेड के शेयर्स हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आप बता देते हैं कि मेरे पास शेयर्स हैं तो आपको 90 दिन का टाइम मिल जाएगा। आप 90 दिन के अंदर अगर शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट गलत नहीं होगी। ये ख़ास पॉइंट है, इसको आपने गिरा बांध के जेब में रख लेना है। सबसे ज़्यादा सवालों में ये पॉइंट काम आएगा। इस पॉइंट में 2 खास बातें हैं। आपको पता है अगर आप इनमें से किसी भी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाए ना तो आप जिस कंपनी में डिस्क्वालीफाई हुए ना आप उसकी होल्डिंग का ऑडिट कर सकते हैं, ना उसकी सब्सिडरी का ऑडिट कर सकते हैं, ना उसकी होल्डिंग की किसी और सब्सिडरी का ऑडिट कर सकते हैं। लॉ को गुस्सा ही बड़ा है। यानी अगर आप एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप उसकी होल्डिंग सब्सिडरी हर तरफ डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन लॉ ने एक दफ़ा भी नहीं बोला कि आप एसोसिएटेड में भी डिस्क्वालीफाई हो गए। इसका मतलब आप एसोसिएटेड को ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन ये वो वाहिद पॉइंट है जहां आप एसोसिएटेड में भी डिस्क्वालीफाई हो गए। इसका मतलब है 11 में से 10 पॉइंट्स में से किसी भी जगह डिस्क्वालिफिकेशन हो और सवाल कहे कि बताओ एसोसिएट को ऑडिट हो सकता है या नहीं, तो आपने कह देना हो सकता है। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट आ जाए तो आप उस कंपनी में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उसके एसोसिएट में भी। फिर इस पॉइंट में दूसरी खास बात यह है कि उन 10 पॉइंट्स में डिस्क्वालिफिकेशन आप फॉरन डिस्क्वालीफाई हैं। ये पॉइंट ऐसा है जिसमें आप डिस्क्वालीफाई हों भी तो आप 90 दिन का आपको मार्जिन है, अगर आप 90 दिन में शेयर बेच दें तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन
ख़त्म हो जाएगी। तो जब भी पेपर में ये सवाल आए या इसकी बात आए तो आपने इसका जिक्र करना है। अब पेपर में उनका एक टिपिकल ख़ास तरह का सवाल आएगा, वो आपसे कहेंगे एक ये कंपनी है, इसके साथ आपका ये ताल्लुक है, और एक ये कंपनी है जिसका आपने ऑडिट करना है। फिर इस कंपनी और इस कंपनी का आपस में कोई ताल्लुक बताएंगे। तो पहले हमने उस ताल्लुक को डिकोड करना है कि दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। फिर देखेंगे कि हम इनको ऑडिट कर सकते हैं जिनसे हमारा ताल्लुक है। नहीं कर सकते तो फिर देखेंगे उनका उनसे कौन सा रिलेशन है। अगर मैं इसको ऑडिट नहीं कर सकता तो क्या मैं उस वजह से खुद ब खुद दूसरी कंपनी से डिस्क्वालीफाई होता हूँ या नहीं होता। तो ये बाकायदा डायग्राम्स के साथ आप इंशाल्लाह ताला पास पेपर सेशन में देख रहे होंगे। तो हम लोगों ने तेज़ी से जो है वो चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। इसमें बस छोटी सी डिस्कशन, ये होल्डिंग सब्सिडी में डिस्क्वालीफाई वाली बात हमने कर दी है। अगर एक डिस्क्वालीफाइड पर्सन अपॉइंट हो जाए ऑडिटर के तौर पे तो ये अपॉइंटमेंट गलत है, यानी अपॉइंटमेंट ही गलत बंदे की हो जाए तो गलत है, और अब नया ऑडिटर SCCP लेके आएगा। तो SCCP के 4 केसेस में 5वां केस ऐड हो जाएगा कि अगर एक डिस्क्वालीफाइड पर्सन को अपॉइंट कर लिया तो वो फारिग हो जाएगा। आज उतना मज़ा नहीं आया, ज़रा हमारे पास ज़्यादा मार्जिन होता और वो डिस्टर्बेंस ना होती तो इस पर काफ़ी मज़े की बात हो सकती थी, मैं आपके सवाल भी ले सकता था। लेकिन 2 बंदों के हाथ बीच में मुझे नज़र आए थे, एक ये और एक उधर से कहीं से कोई थी। तो मैं ये एक सवाल ले लूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को तकलीफ़ आपकी ख़त्म कर दूँ। अगर एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो क्या पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी? यस, पूरी की पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये जहन में रखना है। उस फर्म का कोई और पार्टनर ज़ाती कैपेसिटी में अपॉइंट होना चाहता है, ज़ाती कैपेसिटी में तो अपॉइंट हो सकता है, बट पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी एक भी पार्टनर के डिस्क्वालीफाई होने से। आपका सवाल क्या था? जी करंटली देखना है, हमने देखना है मौजूदा डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय का आज की डेट में कोई एम्प्लॉय, आज की डेट में कोई बिजनेस पार्टनर, वो डिस्क्वालीफाई। आज की डेट से मुराद है जिस दिन उसको अपॉइंट करने के ऊपर हम बात कर रहे हैं। डन। तो अगेन ये है कि कल अब हमें पहले से पता होगा कि हम इसी कमरे में स्टार्ट कर रहे होंगे, तो कल चीज़ें कैमरा वो स्पीकर वगैरह भी पहले से सेट हुआ होगा, तो कल इंशाल्लाह ताला हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन मैं कल को लेके जो जज्बाती था, चूँकि कल मैंने जो है वो आपको बताया था कि मैं सैटरडे को चाह रहा था कि हम आधे घंटे पहले शुरू करें ताकि तसल्ली से बात हो, बट अगेन अब मुझे नहीं पता कि टाइम टेबल में क्या क्लैशेस होंगे। नीचे जाऊंगा तो एक अलग महाज खुला हुआ होगा, तो हम फिर सेफ खेलते हैं, हम अपने उसी ऑफिशियल टाइम पे इकट्ठे होते हैं जो 3:30 वाला है, और 3:30 से ऑनवर्ड जो है वो फिर उसको कंप्लीट करते हैं। तो अभी जो है वो अब मुझे रुखसत होना पड़ेगा आज थोड़ा सा ये प्रॉब्लम की वजह से। तो फिर भी अगर कोई सवाल आपके जहन में कन्फ्यूजन में रहे तो कल डे स्टार्ट पे आपने पहले 3-4 सवाल पूछ लेने हैं और फिर हम आगे चलेंगे। नहीं तो आपके पास ईमेल भी, आप ईमेल पे सवाल पूछ लें, मैं ईमेल पे ओवरनाइट आपको रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अब वो हमारा वो सेशन कब शुरू होना है? तो 10-1 मिनट की ब्रेक नमाज की, और उसके बाद इसी कमरे में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।